आज अपन स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के बारे में, जो 11th में अपना चैप्टर है एस ब्लॉक। देखो एस ब्लॉक में ज्यादा खास कुछ ऐसा है नहीं, जो हमने पीरियोडिक और बॉन्डिंग में पढ़ा उसका थोड़ा बहुत बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, तो अपन मोस्टली अपन देखेंगे क्या क्या है, थोड़े बहुत ट्रेंड्स है जो हमें याद रखने, क्लियर। और मोस्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉरी पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग की चीजें ही है ना। और कुछ रिएक्शन जो हमें याद रखनी है, हम एक एक चीजों को एनसीईआरटी से पढ़ते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आते हैं, क्लियर है। तो देखो बड़ा बात करते हैं सबसे पहले कि एस ब्लॉक एलिमेंट पीरियोडिक टेबल, एक सेकेंड सॉरी, S block element of the periodic table are those in which the last electron enter in outermost of s orbital। ये हमें पता ही है कि अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका s ऑर्बिटल में गया, s सब ऑर्बिट में गया या s ऑर्बिटल में गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, s ब्लॉक एलिमेंट। द s ऑर्बिटल कैन बी ओनली हैव टू इलेक्ट्रॉन। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बेटा, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसलिए हमारे पास दो ही ग्रुप है बेटा एस ब्लॉक के, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप ए सेकंड। ग्रुप फर्स्ट ऑफ पीरियोडिक टेबल of the element lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. They are collectively known as alkyl metal। अब इनको alkyl metal क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा इन मेटल्स को जब पानी में डालते हैं तो ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। मतलब जैसे सोडियम को पानी में डाला तो सोडियम पानी से रिएक्शन करके क्या बनाएगा बेटा, NaOH। पानी में क्या देते हैं बेटा, हाइड्रोक्साइड, क्लियर है, बेसिक हाइड्रोक्साइड देते हैं, क्लियर है। इनको किसी को भी पानी में जैसे लिथियम डालोगे तो लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम डालोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम डालोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब इनके जो एक्वस सॉल्यूशन है वो बेसिक होते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, एल्कलाई मेटल। They are so called because they form hydroxide on the reaction with water, which are strongly alkaline in nature। नेक्स्ट वन, द एलिमेंट ऑफ ग्रुप सेकंड इंक्लूड, ग्रुप सेकंड में कौन है बेटा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, जिन्हें हमने एस ब्लॉक में पढ़ रखा है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाला। दीज एलिमेंट विच विद द एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम, एक्सेप्शन ऑफ बेरिलियम आर कॉमनली नॉन एल्कलाइन अर्थ मेटल। इसको बेरिलियम को छोड़ के बाकी बेटा इन सबको क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। मैग्नीशियम हुआ, कैल्शियम हुआ, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, क्लियर है। बेरिलियम को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि जिसका हाइड्रोक्साइड वो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, इसलिए इसको एल्कलाई अर्थ मेटल नहीं बोलते। अब अर्थ मेटल क्यों बोलते हैं, अर्थ क्रस्ट से मिलते हैं, क्लियर। और एल्कलाई क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, बेरिलियम को छोड़ के, क्लियर है। These are also called, their oxide and hydroxide are alkaline in nature। oxide hydroxide क्या है, alkaline in nature। These metal oxide are found in earth crust। ये कहाँ मिलते हैं बेटा, में मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, एल्कलाई अर्थ मेटल। बोलो कोई दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से, among the alkaline metals sodium and potassium are abundant and lithium and rubidium cesium have much lower abundance। ये बहुत कम हमारे पास है। francium is highly radioactive, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसकी हाफ लाइफ से कोई मतलब नहीं। alkali earth metal calcium magnesium are ranked 5th and 6th abundant। ये बेटा अपनी अर्थ पे बहुत है, कैल्शियम और मैग्नीशियम, क्लियर है। strontium barium has lower abundance, इनसे क्या मतलब, beryllium is rare and radium is the rarest of कंपेरिजन ऑफ 10 की पावर -10 परसेंटेज। तो ध्यान रखिए बेटा, बेरिलियम तो रेयर है और रेडियम इज क्या है बेटा, रेयरेस्ट है, क्लियर है। बेरिलियम भी बहुत कम मिलता है और रेडियम भी बहुत है कम मिलता है। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन है बेटा, इन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक, एस ब्लॉक की बेटा आप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो तो जो ग्रुप फर्स्ट है बेटा और ग्रुप सेकंड है। अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं तो ग्रुप फर्स्ट की बेटा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा, नोबल गैस NS1। इनका सारों का फिक्स है, नोबल गैस NS1। वो डी ड्यू वाला इसमें पंगा नहीं है जो पी में आ रहा था। इसका क्या है बेटा, नोबल गैस NS2, क्लियर। जैसे किसी का भी निकालना हो आपको, तो जैसे आपके पास है हलीना की रब से फरियाद, हलीना की, अब मैंने ये सी सिखा रखी है बेटा आपको ना, क्लियर है। तो इसमें आपको पता है इसका 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1 आउटर मोस्ट। अगर नोबल गैस की बात करें तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, तो ये हो जाएगा रेडोन 7s1, क्लियर है। इसी तरह से ग्रुप सेकंड का क्या है बेटा, NS2, क्लियर है। जैसे अपने पास है बेटा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इसका क्या है बेटा, हीलियम 2s2। इसका क्या है बेटा, नियोन 3s2,
कैल्शियम का क्या है बेटा, आर्गन 4s2, इसी तरह सोन चलता जाएगा, ये अपने पढ़ रखा है, क्लियर है। नेक्स्ट वन है लिथियम एंड बेरिलियम द फर्स्ट एलिमेंट, लिथियम एंड बेरिलियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप सेकंड। ग्रुप फर्स्ट का पहला एलिमेंट कौन है, लिथियम की, सिर्फ हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन को हमने यहाँ रख रखा, हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट है नहीं है, मतलब एस ब्लॉक की तरह उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एस ब्लॉक वाले मेटल के साथ उसकी प्रॉपर्टीज है नहीं मिलती, इसलिए अपन हाइड्रोजन अलग से एक चैप्टर में पढ़ते हैं। ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड रेस्पेक्टिवली, some property which are different from the other member of the respective group। जो बेटा लिथियम और बेरिलियम अपने ग्रुप के टॉप पर है, लेकिन अपने ग्रुप जैसी प्रॉपर्टीज नहीं दिखाते हैं, क्लियर है। in the in these anomalous properties these resemble the second element of the following group। lithium shows similarity to magnesium। lithium किसकी सिमिलरिटी दिखाता है बेटा, मैग्नीशियम की, क्लियर है। लिथियम अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी नहीं दिखा के किसकी प्रॉपर्टी दिखाता है, मैग्नीशियम की, जो पीरियोडिक में टेबल में पढ़ा था, डायगोनल रिलेशन, क्लियर है। बेरिलियम दिखाता है एल्यूमिनियम की, बेरिलियम किसकी दिखाता है बेटा, एल्यूमिनियम की। लिथियम दिखाएगा मैग्नीशियम की, बेरिलियम किसकी दिखाता है बेटा, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी दिखाता है। इसी तरह बोरोन दिखाता है सिलिकॉन की प्रॉपर्टी, क्लियर है। दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटी, चलो जी, अब देखो दिस टाइप ऑफ डायगोनल सिमिलरिटी कॉमनली रेफर्ड टू डायगोनल रिलेशन। देखो बेटा हमें पता है कि लिथियम मैग्नीशियम जैसा दिखता है, बेरिलियम एल्यूमिनियम बोरोन है सिलिकॉन जैसा, क्लियर है। अपने ग्रुप की प्रॉपर्टी ने दिखा के डायगोनल रिलेशन दिखाते हैं। द डायगोनल रिलेशन ड्यू टू द सिमिलरिटी ऑफ आयनिक साइज, किसके कारण हो रहा है बेटा, आयनिक साइज और चार्ज अपॉन ए रेडियस रेशियो। तो बेटा इस ध्यान रखना, इनकी कोवेलेंट रेडियस के बेस नहीं है, इनकी एटॉमिक रेडियस के बेस पे नहीं है, आयनिक रेडियस सेम होती है, क्लियर है। जैसे लिथियम और मैग्नीशियम की साइज सेम नहीं है, लेकिन लिथियम प्लस और मैग्नीशियम 2+ की साइज सिमिलर है, क्लियर। क्वेश्चन आता है कि क्या सिमिलर है, एटॉमिक रेडियस के ना, आयनिक रेडियस, या फिर अपन क्या बोलेंगे, चार्ज अपॉन ए रेडियस रेशियो of the element। monovalent sodium and potassium ion and divalent magnesium and calcium are the found in large properties in biological fluids। ये अपने biological fluids में बहुत ज्यादा मिलते हैं बेटा। कौन तुम्हें बायोलॉजी में तुमने सब लोगों ने पढ़ा, कौन कौन से हैं बेटा, कैल्शियम, और देखो अपने पास पता है हलीना की रब से फरियाद, और इधर कौन है बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर, यही तो है। ये अपने बायोलॉजी में बायोलॉजिकल सिस्टम में बहुत ज्यादा है, और इसको याद करने के लिए आप इसको बनाए रखो हमेशा साथ में, और ऐसे याद रख लो कि कैल्शियम सबसे ज्यादा है, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम। कैल्शियम किस लिए सबसे ज्यादा है कि अपने बोन्स में इसी की बनी है, तो यही बस कैल्शियम याद रखो कि बोन्स इसकी बनी है सबसे ज्यादा, तो इससे फिर इधर आओ, इससे ऊपर जाओ, फिर इससे इधर आ जाओ। क्वेश्चन पूछता है बेटा ना कि अपने बॉडी सिस्टम में सबसे ज्यादा क्या है, अपने बॉडी सिस्टम में चार्ज ज्यादा है, कैल्शियम सबसे ज्यादा है, क्योंकि हड्डियां सारी कैल्शियम की बनी। Next one, these ions perform important biological functions as maintenance of ion balance and nerve impulsion conduction। नेक्स्ट अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ग्रुप फर्स्ट। देख ग्रुप फर्स्ट के अंदर शुरुआती बात है, एल्कलाइन मेटल्स और रेगुलर ट्रेंड इन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी विद द इंक्रीज एटॉमिक नंबर। द एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी से छोड़ो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सीधा ही, अपन टेबल से करते हैं सीधा के सीधे, उनको पढ़ने की जगह। देखो बेटा एटॉमिक रेडियस अप टू डाउन जाने पर क्या हो रही है, चलिए एटॉमिक नंबर है, मास है, एटॉमिक मास नंबर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं ना, मैजिक नंबर है, मैजिक नंबर क्या है बेटा इसका, हाइड्रोजन होता है तो 2 8 8 18 18 32 निकाल लोगे, और अपन नोबल गैस से भी निकाल सकते हैं, नोबल गैस से एक ज्यादा, एक ही आगे। एटॉमिक मास में 2 का याद रखो, इसका 7 है, इसका 23, इसका 40, बाकी तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। आयोडीन वाले का सारे का याद रखना पड़ेगा ना, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन चारों का। आयोडीन का 1% 80, ब्रोमीन का 80, 79 होता पर 80 ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नोबल गैस के बाहर इनमें डी डी वाला पंगा नहीं है, पी ब्लॉक में आता है, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी बेटा नीचे जाने पर घटनी चाहिए, कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा इसकी ऑलमोस्ट नियर बाय कोशिश आने की कोशिश करती है, क्योंकि वो लेंथेनरी कॉन्ट्रैक्शन आने की कोशिश होती है, इसका नियर बाय यहाँ पे नेगेटिव नियर बाय से, क्लियर है। हाइड्रेशन एंथैल्पी बेटा चार्ज अपॉन है साइज, तो चार्ज तो सबका सेम है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर। नेगेटिव में बड़ी वैल्यू, अपन इसे बोलेंगे लेस नेगेटिव वैल्यू, मोर नेगेटिव वैल्यू। मेटेलिक रेडियस आपको पता है रेडियस तो नीचे जाने में बढ़ती है, क्लियर है।
वो रेडियो एक्टिव पे ज्यादा स्टडी नहीं है। आयनिक रेडिएशन का मतलब नहीं। अब जो मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो देखो मेल्टिंग पॉइंट जनरली किस पे डिपेंड करता है बेटा, पैकिंग पे डिपेंड करता है। सारे एस ब्लॉक इनकी सबकी बीसीसी स्ट्रक्चर है, लेकिन तो सबकी बीसीसी स्ट्रक्चर कौन सी स्ट्रक्चर है। अब हमसे क्या पूछता है कि सोडियम की पैकिंग क्या है, बीसीसी। सबकी बीसीसी, जितने मुंह उठा के हैं सबकी कौन सी पैकिंग है बेटा, बीसीसी। बोलो कोई दिक्कत है, बीसीसी पैकिंग सबके लिए लग दो, बीसीसी पैकिंग है सबकी। पैकिंग सबकी पूछ लेता है ऐसे, एक मेटल पूछता फिर बच्चा कहता है याद कैसे करे, सबकी बीसीसी है। सोडियम है उसकी सिंपल देखिए क्यूबिक वाली NaCl है वो। हाँ वो NaCl साल्ट है ना, सोडियम की बात है। सोडियम मेटल, पोटेशियम मेटल, रुबिडियम मेटल, वो NaCl बेटा क्या है, सॉल्ट है। आगे बात उसकी बात नहीं है, Na की बात होगी। इन सब की पैकिंग ऐसी है, बीसीसी है, सेम पैकिंग रखते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट में भी आपको पता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट देखो, आप देखो नीचे जाने पे घट ही रहा है। बॉइलिंग पॉइंट भी नीचे जाने पे क्या हो रहा है बेटा, घट ही रहा है। क्यों घट रहा है, क्योंकि सिर्फ मेटलिक स्ट्रेंथ घट रही है। क्यों, क्योंकि बेटा जो मेटलिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है बेटा, इन सब में मेटलिक बॉन्ड होता है। भाई यहाँ पे वहां तो वॉन्डरबल बॉन्ड की बात करते हैं ग्रुप नंबर 15, 16, 17 में, यहाँ पे मेटलिक बॉन्ड की बात होती है। दो मेटल के बीच में मेटलिक बॉन्ड है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज बढ़ती है बेटा, और साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, और बॉन्ड लेंथ बढ़ने से क्या होता है बेटा, बॉन्ड कमजोर होता है। बॉन्ड कमजोर होगा तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट घटेंगे। तो कोई जनरल ट्रेंड में कोई दिक्कत है नहीं है। डेंसिटी की बात करें अब, इसमें इंपॉर्टेंट है। जो बेटा डेंसिटी हमें पता है जनरल ट्रेंड के नीचे जाने पे हमेशा बढ़ता है। देखो डेंसिटी अगर मैं नीचे जाऊं तो देखो बढ़ रही है। भाई डेंसिटी का ऑर्डर आना क्या चाहिए था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये ऑर्डर होना चाहिए था। नीचे जाने पे बढ़ती है, लेकिन ये ऑर्डर ए नहीं होके यहाँ पर बेटा क्या है, ये ऑर्डर है लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। कि ऐसा क्यों हुआ, कि देखो बेटा डेंसिटी क्या करती है, दो चीजों पे डिपेंड करती है। डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। जनरली नीचे जाने पे मास ज्यादा बढ़ता है, नीचे जाने पे मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ती है, लेकिन मास ज्यादा बढ़ता है। मास में इंक्रीज क्या होता है बेटा, हाई। और मास में इंक्रीज ज्यादा होगा तो क्या होगा बेटा, डेंसिटी बढ़ेगी। लेकिन बेटा जब हम पोटेशियम से सोडियम में जाते हैं, तो जैसे मैं सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1। लेकिन पोटेशियम की है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s। ये तो फोगट में बढ़ रही है भाई, 3D वाला आ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं आ रहा, अंदर 3D तो है ही। भाई आपके पास 1, ये 2, ये 3, ये 4। भाई यहाँ 1s, यहाँ 2s 2p, 3s 3p और 3D फोगट में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, तो अंदर स्पेस तो आएगा कि नहीं आएगा। तो अचानक से क्या हुआ, मास तो जितना बढ़ना था उतना, भाई लिथियम से सोडियम जितना बढ़ा उतना ही बढ़ा, मास तो उसी रेशियो में बढ़ रहा है, लेकिन वॉल्यूम अचानक बहुत बढ़ गई। क्लियर है। तो पोटेशियम का जितना मास बढ़ना चाहिए उससे ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गई, इसलिए डेंसिटी बढ़ने की जगह घट गई। बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी में सब में मास भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, मास में इंक्रीज किया है ज्यादा। ये अचानक से 3D इलेक्ट्रॉन आने के कारण गड़बड़ हुई। किसे बाद वालों में भी तो आएगा, लेकिन बाद वालों में डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाएंगे, उनके कारण मास बहुत बढ़ जाएगा। अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे तो साइज बढ़ने की जगह मास भी तो बहुत है बढ़ जाए, क्योंकि उसके बाद डी वाला भरेगा, 3D भरेगा तो अंदर बहुत सारा मास बढ़ा देगा। इसलिए अपन क्या कहते हैं कि पोटेशियम का, अब क्वेश्चन आता है कि पोटेशियम की डेंसिटी इसलिए कम होती है। बोलो कोई दिक्कत है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक अच्छा सा क्वेश्चन और बनता है, वो देखो क्या होता है कि अगर मैं इनकी एटॉमिक रेडियस और इसमें ये है अपना रेडियस, और अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर में ग्राफ बनाऊं तो हमें पता नीचे जाने पर डेंसिटी बढ़ती है, वो सॉरी साइज बढ़ती है, लेकिन साइज कुछ ऐसे बढ़ती है इस तरह से, बाद में धीमे धीमे कम होती जाती है। रीजन क्या है, देखो क्या है कि ये अपने पास, ये अपने को पता है ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, ये फोर्थ ऑर्बिट है, ये फिफ्थ ऑर्बिट है, ये सिक्स्थ है और ये सेवंथ है। बाद वाली ऑर्बिट पास आती जाएंगी। तो अगर मुझसे कोई पूछे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, तो इसके आउटर मोस्ट कौन है बेटा, 1s2 2s1, इसकी 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। अब हमने एटॉमिक रेडियस में पढ़ा था कि हमें पता है कि पहली दो के बीच में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। अगर मेरे को इनका डिफरेंस x है, इनका डिफरेंस y है और इसका डिफरेंस z है, तो बताओ कौन सा डिफरेंस बड़ा होगा, x।
फिर y, तो मतलब अगर डिफरेंस मुझसे पूछे इन दोनों का डिफरेंस, तो मैं कहूंगा इनका डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि शुरुआती ऑर्बिट दूर होती है ना। वो हमसे किसी का पूछ सकता है, कहता है रुबिडियम और पोटेशियम और फ्रेंशियम और सीजियम, हम कहेंगे ये बड़ा है। पोटेशियम और सोडियम और लिथियम और सोडियम, हम कहेंगे लिथियम और सोडियम बड़ा है। शुरुआती में डिफरेंस ज्यादा होता है, बाद में डिफरेंस से कम होता जाता है। याद रह जाएगा ये, अगर आप भी याद रह जाएगा और कोई दिक्कत है। चलो जी, रिएक्टिविटी, चलो वे तो भी अपन पढ़े नहीं, ये चीज समझ में आ गई बेटा। इसको अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं। तो ये सारी की सारी ट्रेंड समझ में आ गए। हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी। ऑल द एल्कलाइन मेटल आर सिल्वर व्हाइट, कैसे होते हैं? सिल्वर व्हाइट है, सॉफ्ट है, लाइट मेटल है, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज। देखो बेटा, ये अपने पीरियड्स में सबसे बड़ी साइज के होते हैं। नोबल गैसों को इग्नोर मारो, वो तो फोगट की साइज है। अपने पीरियड के सबसे बड़ी साइज के होते हैं, और सबसे बड़ी साइज के होते हैं तो ऑफकोर्स इनकी डेंसिटी अपने पीरियड में सबसे कम होती है। ऊपर नीचे बढ़ रही होगी, लेकिन अपने पीरियड के सबसे कम यही है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि बेटा इनकी क्या बेटा, एलिमेंट है लो डेंसिटी विच इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पर इंक्रीज हो रही है लिथियम टू सीजियम, और वो पोटेशियम का वो तो मैं बता ही दिया। पोटेशियम जो लाइटर है वो बता ही दिया। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कलाइन मेटल आर लो, इंडिकेट वीक मेटलिक बॉन्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ओनली सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इनका अपने अगर आप देखो ना ग्रुप 14 तक, आपको पता है मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है। तो अपने, इसका मतलब अपने पीरियड में अगर मैं ग्रुप 14 तक देखूं तो सबसे कम इन्हीं का है। इस तरह मेटल है फिर भी कम क्यों है? क्योंकि इनके पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ही बॉन्ड बना पाते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ये जो अपने पीरियड्स में मतलब जनरली जो एल्कलाइन मेटल है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम क्यों होता है? तो आप क्या कहेंगे कि उनके पास सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। द एल्कलाइन मेटल एंड देयर साल्ट इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑन टू ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो जो एल्कलाइन मेटल भी और उनके साल्ट भी दोनों करते हैं कम। क्लियर है? दिस इज बिकॉज ऑफ द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइटेड द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन। हम क्या करते हैं बेटा, इनको फ्लेम में लेके जाते हैं। फ्लेम में क्या होता है बेटा, इनके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे लिथियम है, तो लिथियम के जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं बेटा, एक्साइटेड होते हैं। क्लियर है? तो हीट लेते हैं। दिस इज बिकॉज द हीट फ्रॉम द फ्लेम एक्साइट द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन ऑन हायर एनर्जी लेवल। भाई इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड से कहां चला जाता है बेटा, हायर एनर्जी लेवल में, और वहां अनस्टेबल होता है। वहां से ये वापस आएगा और वापस आते समय एनर्जी क्या करेगा, रिलीज, इमिट करेगा। व्हेन द एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन कम बैक टू द ग्राउंड स्टेट, देयर इज एमिशन ऑफ ए रेडिएशन इन ए विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आर गिवन बिलो। अब आपको पता है ये एनर्जी रिलीज विद इमिशन है। इमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे, एटॉमिक स्पेक्ट्रम बोलेंगे, या लाइन स्पेक्ट्रम। क्लियर है? तो कहते हैं एल्कलाइन मेटल क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम देते हैं कि हाँ से देते हैं। ये भी देते हैं कि साल्ट भी देते हैं, मतलब सोडियम भी देता है, सोडियम का साल्ट भी देते हैं। अब जो इनके साल्ट की बात करें, अगर मुझसे कोई कहे कि सोडियम है, अगर वो Na+ और इलेक्ट्रॉन में जा रहा है बेटा, तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है बेटा, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। ये वाली प्रोसेस क्या है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? इसमें एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, क्योंकि बेटा आयोनाइज हो रहा है। एनर्जी क्या होगी बेटा, एब्जॉर्ब, एंडोथर्मिक है। लेकिन अगर मान लो सोडियम प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके वापिस सोडियम में आए, तो कि ये तो एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो ये क्या, अब क्या इधर से इधर क्या हो जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा भी ये। मतलब क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, तो अगर सोडियम इन मेटल्स का करवाया है तो वो तो ऑक्सीडेशन है, और अगर इनके साल्ट का करवाया तो साल्ट में तो Na+ होगा, लिथियम प्लस होगा, तो साल्ट का क्या होगा, रिडक्शन। अब देखो क्या होता है कि अपन जब बर्नर को यूज करते हैं बेटा, बर्नर में दो प्रोसेस है। ये अपना बर्नर है, इधर से बर्नर में अपन फ्यूल डालते हैं, तो बर्नर में आपने देखा होगा कि बर्नर में जो फ्लेम होती है वो इस तरह से होती है। क्लियर है? आपने देखो कि जब से गैस, ये शादियों वादियों में जब गैस चलाते हैं ना, तो थोड़ी हाइट पकड़ के गैस जल रहा होता है। जहां से पाइप से गैस निकलती है वहीं आग नहीं लगी है, थोड़ी ऊपर लगी होती है। जितनी बड़ी भट्टी होती है उसमें और ऊपर लगी होती है, गैस नीचे से आ रही होती है। रीजन क्या है बेटा, क्योंकि देखो गैस बहुत, यहाँ से गैस का अमाउंट बहुत सारा बाहर आ रहा है, लेकिन गैस का अमाउंट बहुत आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, फ्यूल बहुत ज्यादा है, फ्यूल का परसेंटेज हाई है। लेकिन अब बहुत तेजी से अगर, जब यहाँ से देखो फ्यूल बाहर आएगा तो यहाँ से हवा हट जाएगी, हवा हट जाएगी, तो एयर क्या है बेटा, लो है। एयर का परसेंटेज क्या है बेटा, लो है, और एयर का परसेंटेज लो है तो लेस कंबंशन। क्या हो जाएगा,
यहाँ पे कंबंसन क्या होगा बेटा, कम, और यहाँ कंबंसन कम होगा तो यहाँ टेम्परेचर भी क्या होगा, लो। मतलब इसी फ्लेम के अंदर भी इस जगह पे टेम्परेचर क्या होगा, कम। मतलब यहाँ पे अच्छे से बर्न नहीं हो रही है चीज, गैस, क्योंकि गैस तो ऊपर उठ रही है। और यहाँ देखें तो यहाँ एयर का परसेंटेज हाई है बेटा। अगर परसेंटेज हाई है मतलब हाईएस्ट कंबंसन क्या होगा बेटा, हाईएस्ट है। और हाईएस्ट कंबंसन होगा तो यहाँ मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, क्या होगा बेटा, क्लियर है। अब देखो बेटा, ऐसे अपन याद कर ले कि यहाँ ऑक्सीजन ज्यादा है, तो इस वाले को बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। और यहाँ पे बेटा ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो इसे क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम। याद हो गया अपने अभी। अब देखो बेटा, अगर मुझे इसका करवाना है तो ऑक्सीडेशन कराना है तो कौन सी फ्लेम में करवाना होगा, ऑक्सीडाइजिंग। और इसका आगे में कि इनके साल्ट का किस जगह कराएंगे, रिड्यूसिंग फ्लेम में, और इनका, याद हो गया। और ये ऑक्सीडाइजिंग और फ्लेम समझ में आ गया। ये अपने से पूछेगा नहीं तो बस एक्सपेरिमेंटल बता दिया आपने, तो ये पूछ सकता है, क्लियर है। तो एल्कलाइन मेटल कैन देयरफॉर बी डिटेक्टेड बाय देयर रेस्पेक्टिव फ्लेम टेस्ट। इनका हम क्या कराते हैं, फ्लेम टेस्ट। अभी कलर याद करते हैं। कैन बी डिटरमाइंड बाय फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोमेट्री और एटॉमिक एड्सॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। These element when irradiated with light, the light energy absorbed may be sufficient to make atom lose electron। भाई हमें इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे बेटा, लूज करवा सके, क्लियर है। This property makes cesium and potassium useful for electrode in a photoelectric cell। तो हमसे क्वेश्चन आता है सीजियम और पोटेशियम को हम किस में यूज करते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में, ये याद रखना, ठीक है। सीजियम, पोटेशियम, रूबिडियम को भी कर लेते हैं, क्लियर है। इनको हम किस में यूज कर लेते हैं, किसमें यूज कर लेते हैं बेटा, फोटो इलेक्ट्रिक, ये दो है और रूबिडियम भी है। अब कैसे लिथियम सोडियम इनको क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि बेटा हमें फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, हम उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम। तो अगर मैं बात करूं बेटा, लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, लो है। और इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है बेटा, इनके कंपेरिजन में हाई है। इसलिए हम इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक सेल में इसको सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी का। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में हमें वही चाहिए जिसपे हम लाइट डाले, इलेक्ट्रॉन निकाले, इनका यूज करते हैं। ग्रुप सेकंड वाले में से किसी को यूज नहीं करते, उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी इनसे ज्यादा है। आगे बात समझ में, तो सीधा याद हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक सेल में सिर्फ ग्रुप फर्स्ट के, ग्रुप सेकंड वाला एक भी नहीं। अब जो बेटा इनकी कलर की बात करें, एक सेकंड मिटा लेते हैं ना थोड़ा सा। एक सेकंड रुकना। जो बेटा एक काम करेंगे इनमें, अपन एक काम ध्यान से, अपन इसमें वॉयलेट में वी आई से स्टार्ट करके वॉयलेट स्टार्ट करें, इंडिगो भूल जाओ ना, तो ऐसे लिख दोगे विबग्योर। अब बेटा यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यहाँ से इस वाले पॉइंट से। ये लिथियम है, कौन है बेटा, लिथियम। तो इसे याद करो, लीजिए सर, लीजिए सर, कैटरीना को सीए से लिख दो। कैटरीना रणबीर के साथ बारात में नाची, ठीक है, याद रख लोगे। हाँ कोई बात नहीं, अपने क्या मतलब है, लीजिए सर, कैटरीना रणबीर के साथ बारात में नाची। इससे हमें क्या, देखो रूबिडियम इसको बीच में क्यों रखा है, क्योंकि रेड वॉयलेट दिखाता है, कैसे दिखाता है, रेड वॉयलेट। लिथियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, इनका क्रिम्सन रेड, सबके पीछे नाम के पीछे रेड जरूर है, क्या है बेटा, रेड जरूर है। पोटेशियम का वॉयलेट है, सीजियम का ब्लू है, बेरियम का ग्रीन है, और सोडियम का येलो है। ये अपनी फ्लेम टेस्ट देते हैं, क्या देते हैं बेटा, फ्लेम टेस्ट। और आपको ये मैंने आपको उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, आपने परफेक्ट जिस लेंथ का लाइट होती है उसी को एब्जॉर्ब करते हैं। सोडियम वेपर येलो कलर को एब्जॉर्ब करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी में ना। बोलो इसमें कोई दिक्कत है, याद रह जाएंगे फ्लेम टेस्ट। और ये पूछता है बेटा फ्लेम टेस्ट कलर है ना, तो कैसे याद रखोगे, लीजिए सर, कैटरीना रणबीर के साथ बारात में नाची, और इंडिगो छोड़ के वैसे गोला बना लेना, ठीक है। ऑरेंज किसी का नहीं, ठीक है। चलो जी, ये तो हो गया अपना फ्लेम टेस्ट, रेड कलर सा होता है, हाँ।
नेक्स्ट बेटा एल्कलाइन मेटल आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज, एक तो इनकी लार्ज साइज है और लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, पट इलेक्ट्रॉन दे देते हैं इसलिए बहुत रिएक्टिव है। द रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल इंक्रीज डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट में रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर, पहले सबसे पहले बात करते हैं एयर के साथ में। जो बेटा एयर के साथ रिएक्टिविटी के लिए अपने एक चीज समझनी होगी इनमें, एक सेकेंड देखो, हमारे पास एयर में ऑक्सीजन है O2, हमारे पास है N2। देखो बेटा N2 को अगर मैं N3 माइनस बनाना चाहता हूं ना, बहुत महंगा है। तो पहले तो N2 को N में तोड़ो, बहुत महंगा। फिर N को N माइनस में, ये पहली बार में एंडोथर्मिक है, एनर्जी मांगता है बेटा ये, क्योंकि इस एनर्जी रिलीज नहीं करता है बेटा ना। N-2 में ले जाओ, फिर -2 से, तो बताओ यहाँ पे इतना सारा खर्चा है बेटा। मतलब किस N2 को तो N3 माइनस वो बनाए जिसमें खर्चा बहुत करने की हिम्मत हो, वरना N2 से N3 माइनस तो पोसाएगा ही नहीं। इसी तरह से O2 को बेटा, O2 तो ऑक्सीजन है, O2 माइनस में ले गए सुपर ऑक्साइड, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो फिर भी चलो कोई बात नहीं, कम में जाम हो जाएगा, एक जो है खर्चा नहीं है बेटा एक तरह से। लेकिन O2 को O2 2 माइनस बनाना बेटा परऑक्साइड, खर्चा है बेटा, क्योंकि एंडो है बेटा। और इसको तोड़ के O2 माइनस ऑक्साइड बना देना, एटॉमिक फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है, एटॉमिक फॉर्म, वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म थी, एटॉमिक फॉर्म लाना और भी खर्चा। तो अब कि हर कोई ऐसे रिएक्शन नहीं करेगा, जो इन खर्चों को उठा सकता है वही रिएक्शन करेगा। जैसे लिथियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लिथियम ऑक्साइड बनाने को तैयार है। क्यों, क्योंकि लिथियम ऑक्साइड जब बनता है तो सिंपल सी कहानी है, जब लिथियम की साइज बहुत छोटी है तो बनते समय बहुत सारी एनर्जी, लेटिस एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है, लेटिस एनर्जी बहुत सारी रिलीज होती है। जैसे अपने पास लिथियम सॉलिड था, O2 था गैस, ये लिथियम गैस में गया, ये O2 में गया, फिर O2 को O गैस में ले गए, लिथियम को लिथियम गैस में, फिर लिथियम में प्लस में, O को O2 माइनस में, बहुत खर्चा है इसमें। लेकिन इस सारे खर्चे की भरपाई हो जाती है जब ये बन जाता है लिथियम ऑक्साइड। क्यों, क्योंकि यहाँ से लेटिस एनर्जी बहुत हाई रिलीज होती है, तो कमाई बहुत है बेटा भाई। ये सब खर्चे हैं, ये सब के सब एब्जॉर्ब होंगे यहाँ तक आने में, लेकिन यहाँ से बहुत सारी रिलीज होनी है। तो लिथियम कहता मैं बना दूंगा ऑक्साइड, मेरे को कोई दिक्कत है नहीं है। आगे बात में, इसी तरह लिथियम नाइट्राइड भी कहता मैं बना दूंगा, क्योंकि तुम कहते यार इतना खर्चा तेरे के आगे देख, कमाई बहुत है, जब मैं इनके साथ बाइंड करूंगा तो इतनी एनर्जी रिलीज करूंगा, उसकी कोई लिमिट है तो ऑल ओवर कोई दिक्कत है नहीं आएगी। तो हमने कहा ठीक है, तो लिथियम ही है जिसमें हिम्मत है वो लिथियम ऑक्साइड बनाता है और लिथियम नाइट्राइड बनाता है। आगे क्यों, क्योंकि लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्योंकि लिथियम की साइज बहुत छोटी है और लेटिस एनर्जी चार्ज अपॉन है साइज। लेकिन यही काम जब हम सोडियम से कहते हैं तो सोडियम कहता है मेरी इतनी हिम्मत है नहीं है कि मैं इतनी रिलीज कर सकूं एनर्जी, क्योंकि लिथियम से तो कम एनर्जी रिलीज करूंगा, क्योंकि लिथियम साइज क्या है बेटा, ज्यादा। लिथियम से साइज सोडियम की ज्यादा है, और लिथियम की अगर सोडियम की साइज ज्यादा तो लेटिस एनर्जी क्या, चार्ज अपॉन है साइज, तो इसकी साइज ज्यादा तो कम लेटिस एनर्जी, मतलब इस प्रोसेस में कुछ कम एनर्जी रिलीज है। तो कहते देखो मेरी इतनी कमाई नहीं है कि मैं ऑक्साइड बना सकूं, मैं पेरोक्साइड में ठीक हूं, कम खर्चे में, पेरोक्साइड जितनी तो मेरी हिम्मत है, तो इसलिए सोडियम क्या बनाता है, पेरोक्साइड। नाइट्राइड के वो तो मेरी हिम्मत ही ना छोड़ दो। बाकी कहते हैं हमारी तो वो सुपर ऑक्साइड की हिम्मत है, उतनी एनर्जी रिलीज करवा सकते हैं कि आप सीधा सुपर ऑक्साइड बनवा लो, यहां तक का ही। आगे हमारी हिम्मत ने, हमारी इतनी कमाई नहीं, आगे लेटेस्ट एनर्जी हमारी इतनी रिलीज ही नहीं होगी, तो हमारी इतनी कमाई नहीं है, इसलिए ये सब क्या बनाते हैं, सुपर ऑक्साइड। आगे बात में, इन ऑल दीज मेटल ऑक्सीडेशन स्टेट, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही है। इसी से हमें पता लगता है कि कौन है। जैसे हमें लिख दिया KO2, तो हम इसका तो पता है +1 है, इसका +1 है तो O2 -1, O2 -1 मतलब सुपर ऑक्साइड, और सुपर ऑक्साइड कैसा होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक। आगे समझ में, ऑक्साइड O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, लेकिन ऑक्साइड क्या है, डायमैग्नेटिक है। O2 माइनस डायमैग्नेटिक है और पेरोक्साइड भी डायमैग्नेटिक है, O2 2 माइनस। क्लियर है।
लिथियम शो एक्सेप्शनल बिहेवियर इन रिएक्टिंग डायरेक्टली विद नाइट्रोजन एयर टू फॉर्म नाइट्राइट एज वेल। क्यों करता है अभी समझ आई दिया, खर्चे की कमाई बहुत है, खर्चा कर सकता है। बिकॉज ऑफ देयर हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर एंड वाटर एल्कलाइन मेटल आर नॉर्मली केप्ट इन केरोसिन ऑयल। इनको केरोसिन में रखते हैं, एयर वेयर से रिएक्शन कर लेते हैं, इसलिए केरोसिन के से क्या होता है वो इसमें फिल्म रिएक्शन नहीं हो पाती, ऑयल के अंदर एयर नहीं आ पाती ना। अब हमसे पूछता है KO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, हमें पता पोटेशियम की हमेशा +1 है, इस ग्रुप की +1, इसी से दूसरों की पता करेंगे। जैसे हमसे लिखा Na2O2, ये क्या है मुझे पता है इसकी +1 है तो O2 2-। क्लियर है। लिथियम वाला लिखा तो हमें पता लिथियम की तो +1 है, इसका मतलब O2- ऑक्साइड। और एक चीज ध्यान रखना बेटा कि जो अब क्वेश्चन भी आता है कि जो सुपर ऑक्साइड है कलर्ड होते हैं क्योंकि पैरामैग्नेटिक है, कलर दिखाएंगे। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर, देखो बेटा पानी के साथ रिएक्शन में एक सिंपल से कहानी, पानी नहीं ऐसी कोई भी चीज जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है उनके साथ मेटल रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, कहानी खत्म। इनकी रिएक्शन है सिंपल सी, तो ये तो करेंगे ही। जैसे 2M + H2 रिएक्शन हुआ तो हमें पता है पानी में कौन है H+ और है, तो क्या एसिडिक हाइड्रोजन है तो H2 गैस रिलीज कर दी, तो बच गया OH-, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। भाई एक तरह से रिडक्शन ही तो हुआ, सोडियम है उसने H+ से रिएक्शन करा, क्या बना बेटा सोडियम Na+ और हाइड्रोजन गैस, इसका ऑक्सीडेशन इसका, तो हमें पता सबके साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे, तो ये तो हमें पता है M+ में जाएंगे। अब H+ चला गया, बचा क्या OH-, अपने आप मेटल हाइड्रोक्साइड आ गई। इट मे बी नोटेड दैट ऑल्दो लिथियम हैज द मोस्ट नेगेटिव ई नोट वैल्यू, ये इसके बाद में बात करते हैं। It reaction with water is less vigorous than the sodium which has the least negative, ये बाद में बात करते हैं, इसकी भी बात ही नहीं करते, ठीक है। This behavior of lithium is attributed to small size and very high hydration energy, इसके बाद में बात करते हैं, इसकी बात ही नहीं करते, ठीक है। इसके जो ये वाला पोर्शन है अभी रिडक्शन पोटेंशियल पढ़ाऊंगा तब बात करता हूँ ना। पर ये क्वेश्चन है कि इसमें सबसे ज्यादा रिएक्शन रिएक्टिव कौन है, तो किसर देखो इसमें एक सिंपल सी कहानी है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करना है, क्लियर CgF, इसकी थोड़ी देर में बात करता हूँ, पूरे को अलग से समझाता हूँ ना। इतने से को ये जो कहानी है ना बस ये समझ में आना चाहिए, पानी में हाइड्रोजन गैस होती है, पानी में छोड़ो ये तो कोई भी अल्कोहल से भी रिएक्शन करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से करते हैं, फिनोल से करते हैं, गैसियस अमोनिया से करते हैं, लिक्विड अमोनिया से तो नहीं करते, गैसियस अमोनिया से करते हैं, लिक्विड अमोनिया से क्यों नहीं करते समझाते हैं। क्लियर, किससे करते हैं गैसियस अमोनिया से रिएक्शन करके बना देते हैं। इसी तरह से क्या करते हैं एल्काइंस बनाते हैं, एल्काइंस में भी तो एसिडिक हाइड्रोजन है, उसको भी हाइड्रोजन गैस में रिलीज कर देते हैं, आपको याद है ऑर्गेनिक में पढ़ाया था HC ट्रिपल बॉन्ड H2 कोई भी एसिड, सारे एसिड, कोई भी एसिड जो H+ दे सकता है उन सबसे करते हैं, मैंने बोल दिया ना, जब एसिड बोल दिया तो सारे आगे। एसिटिलाइल एल्काइन हमारे दिमाग से कई बार निकल जाती है, इसलिए ध्यान रहना चाहिए ना। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स डाइहाइड्रोजन, देखो बेटा ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड में क्या होता है H- होता है, H+ को प्रोटॉन बोलते हैं, H- को क्या बोलते हैं हाइड्राइड। तो इनकी आदत है एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, और हाइड्रोजन को तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, सीधा हीलियम बन जाएगा, क्या बन जाएगा हीलियम। तो द एल्कलाइन मेटल रिएक्ट विद डाइहाइड्रोजन अबाउट 6 जो भी टेम्परेचर है टू फॉर्म हाइड्राइड, ऑल द एल्कलाइन मेटल हाइड्राइड आर आयनिक सॉलिड विच आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये काम की चीज है कि सारे मेटल हाइड्राइड कैसे हैं आयनिक है, कैसे हैं आयनिक है, क्लियर है। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन, देखो बेटा हैलोजन के साथ रिएक्शन करे द एल्कलाइन मेटल आर रेडली रिएक्ट विद विग्रेसली विद हैलोजन फॉर्म आयनिक हैलाइड, सारे आयनिक हैलाइड बनाने के लिए बहुत स्पीडली रिएक्शन करते हैं, MX टाइप का हैलाइड बनता है इनका। However, the lithium halide are somewhat covalent. Lithium halide क्या है कोवेलेंट, कौन कौन से हैं बेटा LiCl, LiBr और LiI। मैंने आपको पहले बता दिया वो बता के कि कौन कोवेलेंट है कौन आयनिक, सोल्युबिलिटी वाले में पी ब्लॉक वाले में पहले में पढ़ाया था ना। तो LiCl, LiBr और LiI ये कोवेलेंट है बेटा, फजान रूल, कौन है बेटा फजान रूल, क्लियर। इट इज बिकॉज ऑफ द हाई पोलराइजेशन कैपेबिलिटी ऑफ ए लिथियम आयन, अपने फजान रूल में ये पढ़ा है, द डिस्ट्रॉयशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से पढ़ाने की जरूरत नहीं, वही है बेटा लिथियम आयन इज वेरी स्मॉल इन साइज, द हाईएस्ट टेंडेंसी टू डिस्ट्रॉय इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, ये पढ़ाने की जरूरत नहीं, पढ़ा रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं रिड्यूसिंग नेचर की, इसको समझते हैं। देखो बेटा मैंने आपको वहां पे एक चीज सिखाई थी, नॉन मेटल के लिए तो क्या होता है, देखो अगर कोई नॉन मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल, हम सबका रिडक्शन पोटेंशियल देखना होता है, तो देखो नॉन मेटल के लिए बात करें तो F से F, हमारे पास जैसे F2 है तो उसको F गैस में ले जाना है, तो पहले डिसोसिएशन हुआ, फिर F- में गया तो ये एनर्जी रिलीज हुई बेटा, ये तो एब्जॉर्ब हुई, ये क्या हुई बेटा रिलीज, फिर F- है ये एक्वस मीडियम में क्या हो जाता है F- एक्वस, तो यहाँ से हाइड्रोजन एनर्जी वो भी क्या होगी बेटा
रिलीज। और जो बेटा सिंपल सी कहानी है, खर्चा जो रिलीज हो जाती है उसे हम कमाई बोलेंगे, और जो अब्जॉर्ब होता है उसे खर्चा। तो ये खर्चा है बेटा, और ये क्या है बेटा, कमाई। तो यहाँ कमाई के दो दो साधन है, तो खूब रिडक्शन पोटेंशियल है। जिसका ये चीज ज्यादा होगी उसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। इसीलिए आपको याद है एफ माइनस का ज्यादा हो गया था, क्योंकि फ्लोरीन का यहाँ खर्चा भी कम था। खर्चा भी क्या था, F2 टूट गया था, रिलीज भी ज्यादा था, इसलिए फ्लोरीन का सबसे ज्यादा था। क्लियर है? हाँ, और उसमें डिफरेंस बहुत ज्यादा था। वो पूछता है भाई चलो ऑर्डर तो अच्छा है, खर्चा ज्यादा था, इसलिए डिफरेंस फ्लोरीन में बहुत ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन का F2 बॉन्ड टूटने को बेताब बैठा है। क्लियर है? अब मेटल्स में बात करें तो मेटल्स में अलग कहानी है। मेटल सॉलिड होती हैं, इन्हें पहले गैस में ले जाने के लिए सब्लिमेशन, तो ये तो खर्चा है क्योंकि ये तो एब्जॉर्ब है। अब मेटल को मेटल आयन में ले जाना है, और ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये भी एब्जॉर्ब होगा। वहां दो दो कमाई थी। अब मेटल प्लस किस में जाएगा बेटा, एक्वस। क्लियर है? और ये हाइड्रेशन एनर्जी है, और ये रिलीज होगी, ये क्या होगी बेटा, इसका मतलब ये कमाई है। किस तरह, ये तो कमाई हुई, बाकी ये सारा का सारा क्या है बेटा, अपना खर्चा है। अब खर्चा बहुत है, तो जिसका खर्चा ज्यादा होगा उसका कम होगा। क्लियर? अब हम देखें कमाई बहुत ज्यादा होगी तो खर्चे का कोई टेंशन नहीं है। तो देखो सिंपल सी कहानी है कि अगर मैं ये तीनों चीजें, अब सिंपल सी कहानी है, जिसकी ज्यादा होगी उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा। ज्यादा नेगेटिव होगा उसका मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हुआ। मैं हम ये नहीं कहेंगे इनका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, हम कहेंगे ज्यादा नेगेटिव होगा। मान लो जिसका जैसे लिथियम का -2 एक का -3, तो अपन कहेंगे -3 ज्यादा नेगेटिव, मतलब कम रिडक्शन पोटेंशियल। अपन ऐसे बोलेंगे ज्यादा नेगेटिव, उससे अपने आप अपन बोल देंगे ज्यादा नेगेटिव, मतलब जिसकी कमाई ज्यादा उसका ज्यादा नेगेटिव, अपने आप ऑक्सीजन पोटेंशियल ज्यादा हो जाएगा। तो देखो बड़ा सिंपल सी कहानी है कि अगर अपन बात करें कि सोडियम ओडियम और उनकी बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से देखें, ये तो चलो सब्लिमेशन है, तो अगर मैं सब्लिमेशन के हिसाब से भी देखूं तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, तो सब्लिमेशन एनर्जी जो है वो भी इनकी कम है। लिथियम के मेटलिक बॉन्ड स्ट्रेंथ मजबूत होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या है बेटा, इसकी ज्यादा है, तो सर अपन ये उल्टा लगा दिया सब्लिमेशन का, सॉरी, सब्लिमेशन भी इसकी ज्यादा है, लिथियम के मेटलिक स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, मतलब खर्चे इसकी ज्यादा है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो वो उसका ऑर्डर भी यही है, कमाई भी इसकी ज्यादा है, लेकिन इसकी कमाई बहुत ही ज्यादा है क्योंकि साइज बहुत छोटी है, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, चार्ज अपॉन साइज। तो इसका खर्चे तो बहुत है, लेकिन इसकी कमाई एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा है, और एक्सेप्शनली बहुत ज्यादा कमाई होने के कारण जो ऑर्डर आना चाहिए था बेटा कि सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका आना चाहिए था बेटा, सीजीएम का, जबकि सबसे ज्यादा सीजीएम का नहीं, आगे किसका आता है, लिथियम का। हाँ, ज्यादा नेगेटिव आना किसका चाहिए था, सीजीएम का। भाई इसके खर्चे कम है, क्लियर है, कमाई भी कम है लेकिन खर्चे भी तो कम थे, तो उसको देखते हुए सीजीएम जीतना चाहिए था, और मोस्ट ऑफ टाइम सीजीएम ही जीत रहा है। भाई हम हाइड्रेशन एनर्जी की जगह आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे ऑर्डर बनाते हैं, किससे बनाते हैं, और आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे ऑर्डर बनता है सीजीएम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम। ये सीधा सीधा ऑर्डर होना चाहिए था। हमने कहा इसके खर्चे कम है, कमाई वाले को नहीं देखेंगे, मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, आयनाइजेशन एनर्जी को, खर्चा की आयनाइजेशन एनर्जी के बेस पे तय करेंगे कि दो दो खर्चे इनसे तय करेंगे। लेकिन लिथियम कहता है खर्चे की चिंता मत करो, मैं कमाई इतना रहा हूं, तो लिथियम सबसे ज्यादा नेगेटिव दिखाता है। इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसका मतलब ये अपने आप का रिडक्शन सबसे पहले करवाएगा, ऑक्सीडेशन सबसे पहले कराएगा, और सबसे पहले अपना ऑक्सीडेशन करवाएगा। तो बताओ इसका रिडक्शन पोटेंशियल ये अपने आप को सबसे बेस्ट क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट, कि खुद का इसका खुद का तो लिथियम सबसे ज्यादा हुआ। लेकिन अगर मान लो मैं ये कहानी पलट देता और मैं कहता गैसियस मीडियम में बताओ तो रे, ये हट जाता, हाइड्रेशन हट जाती, तो अपने अभी कौन जीतता, सीजीएम, लिथियम हार जाता। आगे बात में, लेकिन एक्वस मीडियम में कौन जीतेगा, लिथियम। बस ये एक्सेप्शनल सबसे आगे आया, क्यों, समझ में आ गया। अब जो बड़ा ध्यान से, यहाँ दो फिनोमेना है, एक काइनेटिक फिनोमेना, एक है थर्मोडायनेमिक फिनोमेना। काइनेटिक फिनोमेना क्या कहता है, स्पीड, थर्मोडायनेमिक्स कहता है अमाउंट। क्लियर है? तो काइनेटिक्स के हिसाब से तेज कौन है, तो देखो बेटा लिथियम का शुरुआत में बड़ी दिक्कत है। लिथियम जब वो यहाँ से, लिथियम शुरुआत में कहता है कि मुझे ये करना है, भाई तुम में से कोई बच्चा छोटे से मम्मी घर वालों को कहे कि मैं आईएएस बनूंगा, घर वाले कह देंगे रहने दे, तेरे बस की बात ना है, तेरी बस की बात है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा ना उसे कि मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो सेम कहानी है बेटा, इस लिथियम ने कहा कि चिंता मत करो, मैं बहुत एनर्जी रिलीज करूंगा, कि कल किसने देखा है, तेरे शुरुआती खर्चे तो दिखेंगे ना,
कि देख कितना खर्चे हैं, कि मेरे एनर्जी बहुत ज्यादा है, कि कल किसने देखा है। तो शुरुआत में जब लिथियम रिएक्शन करने जाता है तो प्रोसेस स्लो होती है, क्योंकि लिथियम के खर्चे बहुत हैं शुरुआत में, तो स्ट्रगल बहुत है इसके लिए, उसे पता बाद में बहुत कमाई है। तो लिथियम जब अगर मैं पूछूं काइनेटिकली ऑर्डर, तो काइनेटिक्स के हिसाब से सबसे फास्ट है सीजियम, फिर कौन है रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर है सोडियम, और सबसे लास्ट में कौन है लिथियम। अगर केमिकल काइनेटिक्स के हिसाब से कोई ऑर्डर बनाने को कहे तो सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और फिर लिथियम, क्योंकि लिथियम की शुरुआत में स्ट्रगल बहुत है भाई, बहुत हाई सब्लिमेशन एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी एनर्जी। तो काइनेटिक्स क्या कहती है, स्पीड, स्पीड तो सीजियम की ज्यादा है, इसीलिए सीजियम को जब पानी में डालते हैं तो धमाका करता है, जबकि लिथियम नहीं करता, क्योंकि लिथियम तो शुरुआत में धीमे 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 प्रोसेस होती है, फिर लास्ट में जब देखते हैं तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हुई, लेकिन वो धीमे धीमे रिलीज हुई। लेकिन सीजीएम की तो अब हमसे कुछ कोई पूछ ले कि पानी में पर सेकंड किसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, ऑफ कोर्स सीजीएम की, क्योंकि ये तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। लिथियम पानी में रिएक्शन बहुत टाइम तक करता है, तो मतलब एक साथ रिलीज एनर्जी नहीं की उसने, धीमे धीमे थी, क्योंकि शुरुआत में खर्चे बहुत है। सीजीएम में कोई खर्चे ही नहीं है, कट एनर्जी रिलीज करेगा। तो पूछता है पानी में ज्यादा विग्रस कौन है, सीजीएम। विग्रस का ऑर्डर पूछे तो यही ऑर्डर है, काइनेटिक्स ऑर्डर। विग्रस का मतलब कहते हैं पानी में विग्रस ऑर्डर, मतलब पानी में फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, तो हम सीजीएम, वहां मतलब काइनेटिक्स ऑर्डर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, लेकिन हमसे थर्मोडायनेमिकली ऑर्डर पूछे तो ऑर्डर तो ये रहना है, बस लिथियम आ गया जाना है। कौन आ गया जाना है, लिथियम, क्योंकि ऑल नो थर्मोडायनेमिक्स में लिथियम की एनर्जी ज्यादा है। आगे बात में, इसलिए यही कहानी बेटा यहाँ पे इसने समझाई थी, ये जो पानी वाला था ना, इसने क्या कहा था कि इट मे बी नोटेड द लिथियम हैज द मोस्ट नेगेटिव इन नॉट वैल्यू, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू इसी की है। इट्स रिएक्शन इज व्हाट इज लेस विग्रस, क्यों रिग्रेस है, शुरुआत में स्ट्रगल बहुत है। क्लियर, ऑल ओवर तो बहुत है, इसलिए इन नॉट वैल्यू तो ऑल ओवर पे आएगा ना, थर्मोडायनामिक फिनोमेना पे आएगी। सोडियम विच हैज लेस नेगेटिव इन नॉट वैल्यू, सोडियम इससे कम है। दिस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज एट्रीब्यूट टू स्मॉल साइज एंड वेरी हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये कहता है इसकी ई नॉट वैल्यू ज्यादा नेगेटिव आने के पीछे तो हाइड्रेशन एनर्जी का रोल है, लेकिन रिएक्टिविटी लो है क्योंकि इसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इसलिए पानी में धीमे रिएक्शन करता है। क्या करता है बेटा, धीरे रिएक्शन करता है, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन को निकालना है, फिर करेंगे ना कहानी तो इसकी, इसलिए इसकी रिएक्शन क्या है, स्लो है। तो कह रहे पानी में रिएक्टिविटी किसकी फास्ट है, सीजियम की फास्ट है, लेकिन ई नॉट वैल्यू ज्यादा क्यों आई, वो कहता है हाइड्रेशन का। आई बात समझ, तो यही तो अपना रिडक्शन पोटेंशियल का ऑर्डर है। आ रही बात समझ में, वैसे कहते सीजियम का सबसे ज्यादा थोड़ा सा सीजियम का रुबिडियम का है, अगर इसके बाद देखे जाए तो। आगे बात समझ में, सबसे ज्यादा किसका है, लिथियम का। फिर बोलने को तो अपन सीजियम बोलते हैं, लेकिन डाटा वाइज कौन है, रुबिडियम का है। आगे बात समझ, डाटा थोड़ा सा पर बहुत मामूली से फर्क है ना। तो ध्यान रहे कि लिथियम के बाद में हमें सीधा क्या बोलना चाहिए, रुबिडियम, फिर है सीजियम, फिर है पोटेशियम, सोडियम। उल्टा तो नहीं, एकदम सही है। हमसे दो क्वेश्चन पूछता है, सोडियम का सबसे कम है, क्लियर है, और लिथियम का सबसे ज्यादा। ज्यादा क्यों है, समझ में आया। अब अपन वैसे जनरली बोल देते हैं सीजियम का ज्यादा है बहुत से बुकों में, लेकिन डाटा तो ये बताता है कि रुबिडियम सबसे ज्यादा है। कौन ज्यादा है, रुबिडियम। लिथियम सबसे ज्यादा हो गया वो एक्वस मीडियम। अब देखो एक्वस पूछ रहा है, अगर वो गैसियस मीडियम पूछ लेता है तो कहानी में कोई दिक्कत नहीं है, रुबिडियम से पूछेंगे। ऐसा में पर अपने से दो क्वेश्चन पूछते हैं, सोडियम का सबसे कम, लिथियम का सबसे ज्यादा। यहां तक समझ में आया बेटा, तो रिड्यूसिंग नेचर समझ में आ गया। तो इसका मतलब पानी में सबसे ज्यादा जो लिथियम है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा नेगेटिव है, इसका मतलब ये अपने आप को सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज करेगा, और सबसे ज्यादा अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा तो सबसे बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। इवन ये इनमें सबसे बेस्ट है, इवन ये सारे बेस्ट है, लेकिन बेस्ट में भी बेस्ट हो ना। क्लियर, द ऑर्डर ऑफ लिथियम, सोडियम, ये तो ऐसे डाटा दे रखे हैं, तो तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कराते थे ना कि इनमें से कौन सा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, डाटा वाइज कंपैरिजन करते थे ना। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव, उसका मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन नहीं होगा। जिसका रिडक्शन सॉरी कम होगा, नेगेटिव ज्यादा हुआ तो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा पॉजिटिव उसका रिडक्शन फास्ट होगा। अरे तुम तो डाटा लगा लो ना, ये क्या है बेटा, इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। ये कौन सा पोटेंशियल है, रिडक्शन, ये रिडक्शन, और ये भी क्या है, तो तुम रिडक्शन पोटेंशियल में से लिखोगे लिथियम सबसे ऊपर लिखोगे, अपना तो ऑर्डर ये नीचे वाला रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, लिथियम, लिथियम के नीचे किसको लाओगे, लिथियम, लिथियम के नीचे आएगा सिल्वर। अरे सोडियम, अरे यहाँ डाटा में चलो रे, ये जो डाटा दिया उसमें देखो, सोडियम, लिथियम, लिथियम के नीचे कौन आएगा बेटा, पॉजिटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव किसका 1.36 है, तो क्लोरीन सबसे नीचे आएगा।
सोडियम दे रखा है क्या इसमें? सॉरी मैंने देखा नहीं। लिथियम फिर सोडियम, मुझे लगा सोडियम नहीं है, लिथियम, लिथियम के बाद में आएगा सोडियम, सोडियम के बाद में कौन आएगा? सिल्वर, सिल्वर के बाद में कौन आएगा? आयोडीन, और आयोडीन के बाद में कौन है? क्लोरीन। इसका मतलब क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, इसका मतलब ये सबसे बेस्ट क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। सबसे बेस्ट क्या हुआ? सॉरी सॉरी, ध्यान से दोबारा से बात करते हैं। जो बेटा क्लोरीन का सबसे ज्यादा क्या है बेटा कि सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, और इसका रिडक्शन सब पोटेंशियल सबसे ज्यादा मतलब ये अपने आप का रिडक्शन करेगा, और अगर अपने आप को रिडक्शन करेगा तो ये क्या है? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बात समझ में। और हमसे पूछा क्या था बेटा? फॉलोइंग स्पीसीज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, खुद की स्ट्रेंथ का बताना था। क्लियर है? नेक्स्ट वन क्या है बेटा अपने पास में? रिड्यूसिंग नेचर हो गया। अब है सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। अब जो लिक्विड अमोनिया में इनके साथ क्या पंगे हो जाते हैं ना, गैसेस अमोनिया में तो अभी रिएक्शन बताई थी, हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। लिक्विड अमोनिया में जब अपन इसको डालते हैं मेटल को, तो जो मेटल मैंने x प्लस वाई अमोनिया लिखने का मतलब हो गया दो पोर्शन में लिख दिया ऐसे। तो देखो क्या होता है कि मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, और जैसे मेटल इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है जो H2 होता है ना बेटा, वो पानी में टूटता है H प्लस और OH माइनस में। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर मैं K1 बोलूं, इसी तरह से अमोनिया है बेटा, वो भी पानी में टूट सकता है, मतलब एक्वस मीडियम NH2 माइनस और H प्लस में। इसको अगर मैं K2 बोलूं, क्या बोलूं बेटा? K2। लेकिन ये रिएक्शन होने के K2 है जो बहुत छोटा होता है K1 से, क्योंकि बेटा अमोनिया तो बेस है, H प्लस देने की टेंडेंसी कम है। तो यहाँ तो जनरली पानी में बहुत सारा H प्लस होता है, और बहुत सारा H प्लस होता है तो मेटल रिएक्शन करके सीधा क्या रिलीज करता है? हाइड्रोजन गैस। लेकिन लिक्विड अमोनिया में क्या होता है कि बेटा इतना H प्लस होता ही नहीं है, बहुत कम H प्लस होता है, और बहुत कम H प्लस होता है तो क्या होता है कि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है M प्लस और इलेक्ट्रॉन में। अब इलेक्ट्रॉन की वजह, इलेक्ट्रॉन तो H प्लस को पकड़ के हाइड्रोजन गैस में रिलीज करवाएगा। भाई यहाँ होता क्या है, मेटल है वो M प्लस में जाता है और इलेक्ट्रॉन में, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है? पानी वाले में H प्लस और OH माइनस होता है, ये H प्लस इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करके हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में रिलीज होता है। लेकिन अमोनिया में तो इतना H प्लस है ही नहीं। अब जैसे ये M प्लस बाहर निकलता है तो इसको चारों ओर से अमोनिया घेर लेता है। कौन घेर लेता है बेटा? अमोनिया, NH3। और नाइट्रोजन पे आपको पता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्या करता है बेटा? इसको चारों ओर से इसको अट्रैक्ट करेगा। तो क्या ये अमोनिया चार्ज जो M प्लस चार्ज है ये स्टेबल हो गया? इसे बोलते हैं अमोनिएटेड मेटल, क्योंकि इसे चारों ओर घेर लिया। इस AM का मतलब यही है, अमोनिया। आगे बात समझ में। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी तो बेटा इसमें हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से घेर लेगा, इसके पास हाइड्रोजन भी तो है, और ये क्या हो जाता है? अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाता है बेटा? आगे बात समझ में। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा कि मेटल था, उसको हमने जैसे डाला उसने इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लिया। भाई मेटल के चारों ओर कुछ अमोनिया आ गई एक्स अमाउंट में, और इलेक्ट्रॉन के चारों ओर कुछ वाई अमाउंट में अमोनिया चली गई। वाई अमाउंट मतलब जो भी उसके चारों ओर घेरा है। हमने एक्स प्लस वाई लेने का मतलब इसे आराम से डिफरेंशिएट कर सके, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, कुछ एक्स मेटल के चले गए, कुछ अमोनिया के चारों ओर चले गए। इसकी वजह से सॉल्यूशन में फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया बेटा? और फ्री इलेक्ट्रॉन आते सॉल्यूशन क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक, कलर्ड हो गया, कंडक्टिविटी आई। क्लियर है? कंडक्टिविटी तो अपन ये भी बोल सकते हैं एम प्लस की वजह से भी आई। आई बात समझ में। सिर्फ अकेला इसका रोल नहीं, इसका रोल तो बहुत बड़ा है ना। तो क्या हो गया? द एल्कलाइन मेटल डिसॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिव डीप ब्लू सॉल्यूशन व्हिच इज कंडक्टिंग इन नेचर। क्यों आता है बेटा वो सॉल्यूशन कंडक्टिंग? इस फ्री इलेक्ट्रॉनिक कारण, और इस फ्री इलेक्ट्रॉनिक कारण ये ब्लू सॉल्यूशन आ रहा है। द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन व्हिच एब्जॉर्ब एनर्जी इन द विजिबल रीजन ऑफ लाइट एंड इम्पैक्ट ए ब्लू कलर टू द सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक ऑन द। अब धीरे धीरे क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है तो धीमे धीमे ये अमोनिया को ढूंढता है। अब थोड़ा बहुत तो H प्लस है ही, तो धीमे धीमे इसको H प्लस मिलती है। शुरुआत में तो H प्लस है नहीं, क्योंकि इसका डिसोसिएशन बहुत कम है, तो बहुत कम H प्लस है। अब धीमे धीमे क्या हो जाएगा, इसको H प्लस हाथ आने लगेगा। थोड़ा बहुत तो H प्लस है ही, ऐसा नहीं टूटा ही नहीं। यहाँ तो बहुत H प्लस थे, सीधी हाइड्रोजन गैस रिलीज करवाई पानी में, तो इसलिए पानी में कुछ कलर वलर नहीं। अमोनिया में क्या होता है, अमोनिया लिक्विड है, कुछ देर बाद भी इसको अमोनिया का H प्लस मिलने लगेगा, और इस अमोनिया की H प्लस को तो ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देगा। बचेगा क्या? NH2 माइनस, तो मेटल प्लस NH2 प्लान माइनस, तो MnH2 बन जाएगा। और धीमे धीमे क्या होने लग जाएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन गायब, तो कलर भी, कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, डायमैग्नेटिक हो जाएगा धीरे धीरे। क्लियर है? तो
इन कंसंट्रेट सॉल्यूशन द ब्लू कलर चेंज टू ब्रॉन्ज कलर में चेंज हो जाता है एंड बिकम डायमैग्नेटिक। धीमे धीमे क्या हो जाता है, क्योंकि कंसंट्रेटेड में H प्लस सारे लगेंगे ना अपने पास में, H प्लस का अमाउंट चाहिए ज्यादा। क्लियर है? हाँ, आगे बात समझ में, बस धीमे 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 ब्रॉन्ज कलर में कलर हो जाएगा, बोलो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक इस रिएक्शन के कारण होता है, पूछता है वो, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब जो बड़ा ये सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया, ये बेरिलियम और मैग्नीशियम नहीं देते, बाकी सब देते हैं, अगले वाले भी देंगे, दो बार पढ़ने की जरूरत नहीं। बेरिलियम मैग्नीशियम छोड़ के सबका कलर आता है। क्यों नहीं देते भाई? इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है। आगे बात समझ में? और आपको याद है इनको मैंने कलर वाले में भी नहीं लिखवाया, कलर में नहीं है अभी जो कलर वाला गोला से कहते हैं ना, लीजिए सर कैटरीना रणबीर वाले, उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा कलर नहीं दिखाते ही, क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, वहां इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए इनकी एनर्जी बहुत है ज्यादा है, तो लिख देना इनकी बहुत ज्यादा। ना तो ये कलर दिखाते हैं, मतलब इनका ना तो फ्लेम टेस्ट है, ना ये क्या देते हैं बेटा, कलर देते हैं। लिक्विड इज अमोनियम लिक्विड सॉल्यूशन में। आगे समझ? अब जो बड़े यूजेज में देखो, यूजेज ऐसे लाइन टू लाइन याद करने, काम के यूज याद करने, सारे यूज थोड़ी याद करने, बस पढ़ लेते हैं। लिथियम मेटल यूज्ड फॉर मेक यूजफुल एलॉयज, बस व्हाइट मेटल में यूज होता है, बस ये काम की चीज है। व्हाइट मेटल में कौन सा मेटल यूज होता है? बेरिंग और मोटर इंजन, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विथ एल्यूमिनियम मेक एयरक्राफ्ट पार्ट्स, कोई मतलब नहीं है। विथ मैग्नीशियम टू मेक आर्मर प्लेट्स, कोई मतलब है नहीं। इट यूज इन द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, थर्मो किसमें? हाँ तो वहां पढ़ लेंगे ना, उसके दूसरा चीज है ना उसमें, सिर्फ इसका अकेले का रोल नहीं है ना। क्लियर है? तो आर्मर प्लेट्स बनाने में इट यूज इन द थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। लिथियम आल्सो यूज टू मेक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यूज होता है, हमें पता है लिथियम बैटरी खूब चल रही है आजकल। सोडियम यूज टू मेक सोडियम पीबी एलॉय नीडेड टू PbEt4 एंड PbMe4। ये क्या होता है बेटा? ये ऑर्गेनोमेटल्स है। क्या है बेटा? ऑर्गेनोमेटल्स। इसका काम क्या था? ये पहले एंटी नॉकिंग करता था पेट्रोल में, अपने डीजल में। इससे क्या होता है? कंबंशन अच्छा होता है। एंटी नॉक का मतलब होता है कंबंशन अच्छे से करवाता है। हाँ, लेड फ्री पेट्रोल आता है तो इसलिए इसे हटा दिया। एंटी नॉक क्या होता है बेटा? इसको पेट्रोल के साथ मिलाता है, जिससे क्या होता है? पेट्रोल का कंबंशन अच्छे से होता है, और कंबंशन अच्छे से होता पर कंबंशन अच्छा होता है तो गाड़ी का माइलेज अच्छा आता है। लेकिन लेड बार फ्री फॉर्म में रिलीज होता था तो पोल्यूशन बहुत होता था, तो आजकल इसे हमने हटा दिया। ठीक है, क्वेश्चन आता है एंटी नॉकिंग एजेंट कौन सा है? ठीक है, लेड का ETA4 PbMe4। इसका बाकी कोई मतलब नहीं, कूलेंट की तरह यूज करते हैं इसका। कोई लिक्विड सोडियम मेटल इज यूज्ड टू कूलेंट इन फास्ट ब्रीडेड न्यूक्लियर रिएक्टर में कूलेंट की तरह यूज करते हैं अपने। क्या है? पोटेशियम एज ए विटल रोल इन बायोलॉजिकल सिस्टम, ये तो पता ही है। पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड टू फर्टिलाइजर। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सॉफ्ट। क्लियर है? इट आल्सो यूज्ड टू एक्सीलेंट एब्जॉर्बेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड KOH आपको मोल कंसर्न में सिखाया था, कोई भी बेस डाल के एब्जॉर्ब करवाते हैं। क्वेश्चन आता है कि KOH डाला, वॉल्यूम घट गई, तो जितनी वॉल्यूम घट गई वो सारी CO2 की होती है। मोल कंसर्न में बताया था ना। सीजियम यूज टू, ये फोटो इलेक्ट्रिक सेल है, हमें बताइए। जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपाउंड ऑफ द एल्कलाइन मेटल, कि भाई एल्कलाइन मेटल के कंपाउंड की जनरल कैरेक्टरिस्टिक में अगर बात करेंगे कंपाउंड्स क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। देखो इन हाइड्रोक्साइड की सोल्युबिलिटी और थर्मल स्टेबिलिटी मैंने पहले पढ़ा दी थी। थर्मल स्टेबिलिटी वो मोनोएटॉमिक वालों की लेटेस्ट एनर्जी के हिसाब से देखेंगे, और जो पॉलीएटॉमिक एनाइंस है उनके लिए क्या देखेंगे बेटा? पोलराइजिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल से देखेंगे। और सोल्युबिलिटी आपको बताई थी बेटा कि जो ग्रुप फर्स्ट है उसमें FOH- O2- कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट और सल्फाइड, इनका तो क्या होता है? अप टू डाउन जाने पे इंक्रीज होता है, बाकी सब की सोल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। आगे बात समझे? ऑन कंबंशन इन एक्सेस ऑफ एयर, ध्यान से, लिथियम फॉर्म हमें पता है लिथियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या बनाता है? सोडियम पेरोक्साइड बनाता है। बाकी सब क्या बनाते हैं बेटा? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। वाइल पढ़ाया मुझे क्या याद है? अब मुझे सोचने तो बाद में बताता हूँ कब पढ़ाया था। क्लियर है? अंडर द अप्रोप्रिएट कंडीशन प्योर कंपाउंड M2, M2O2 and MO2 may be prepared. The increased stability of peroxide and superoxide as the size of the metal ion increase due to the stabilization of large anion by large cation through the lattice energy। भाई इस M2O2 को ये वाले स्टेबल करते हैं बड़े वाले केटाइन। अब जो क्वेश्चन क्या है, दीज ऑक्साइड आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर, इनमें पानी डालने में हाइड्रोलाइज होता है। देखो सब में एक चीज फिक्स है, सब में OH- है, सब में OH- है। प्रोक्साइड है M2O2, H2O2, प्रोक्साइड में H2O2, सुपर ऑक्साइड में O2, सुपर ऑक्साइड में कौन निकलेगा? O2, बाकी रिएक्शन सेम है। H2 है, ये तो OH- तो H2 तो हो गया। तो देखो इसमें H2O2 है,
इसमें H2O2 और एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा करना है तो O2। आगे समझ में? तो इसका जो सब में OH माइनस है, इसमें H2O2 ज्यादा, इसमें एक O2 ज्यादा। ओके समझ में? सब में क्या है बेटा, सब में OH माइनस है, मेटल OH माइनस सब में, फिर पेरोक्साइड में H2O2, सुपर ऑक्साइड में भी H2O2 और O2। द ऑक्साइड एंड पेरोक्साइड आर कलरलेस। ऑक्साइड और पेरोक्साइड कैसे है बेटा? कलरलेस है। क्यों? क्योंकि बेटा डायमिनिटिक है। व्हेन प्योर, बट द सुपर ऑक्साइड आर येलो और ऑरेंज इन कलर, हमें पता है क्यों। द सुपर ऑक्साइड आर आल्सो पैरामैग्नेटिक, हमें पता है। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब KO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है हमें बताइए। हाँ पता है मुझे। नेक्स्ट वन बेटा, हाइड्रोक्साइड विच ऑब्टेन रिएक्शन विद ऑक्साइड विद वाटर और ऑल वाट क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब या तो आप क्या करो, मेटल की पानी में डाल दो तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाते हैं, या फिर आपके हाइड्रोक्साइड कैसे बन जाते हैं, इनके ऑक्साइड को डालो पानी में तो हाइड्रोक्साइड बन रहे हैं ना, मेटल हाइड्रोक्साइड। द एल्कलाइन मेटल हाइड्रोक्साइड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल बेस, dissolve freely in water with evolution of much heat account to intense hydration। इनके हाइड्रेशन अच्छे से होता है, खूब सारी एनर्जी क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। हेलाइड्स की बात करें, द एल्कलाइन मेटल हैलाइड आर हाईली मेल्टिंग पॉइंट, ऑल आर हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि सारे सारे आयनिक थे ना, मोस्ट ऑफ आयनिक थे, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोहेलिक एसिड। मतलब इनमें किसी में HX डालो और कुछ भी बना लो, इनके ऑक्साइड लाओ और ऑक्साइड लाओ, क्योंकि बेटा इनके ऑक्साइड पेरोक्साइड सब बेसिक है ना, तो आप इन बेस में आप एसिड डालोगे तो एसिड बेस रिएक्शन होगी रहेगी। जैसे भाई हमारे पास मेटल हाइड्रोक्साइड है MOH, इसमें हमने HX डाला तो क्या होगा बेटा, MX प्लस H2। ये कहता है इसके ऑक्साइड लेके आओ, HX, H2 निकल जाएगा, MX बन जाएगा। इसी तरह से कहता है कार्बोनेट लाओ, तो फिर से वही होगा बेटा MX प्लस H2CO3, फिर H2CO3 से वो CO2 निकल जाएगा। तो ये कहानी एसिड बेस रिएक्शन है सारी सारी। ऑल दीज हैलाइड हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। सारों के नेगेटिव एंथैल्पी ऑफ क्या है बेटा, फॉर्मेशन। द फॉर्मेशन वैल्यू ऑफ फॉर फ्लोराइड बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो। ये वाली स्टेटमेंट याद ही करनी है भाई, है ना। डेल्टा एच फॉर्मेशन फॉर फ्लोराइड, फ्लोराइड के लिए जब नीचे जाते हैं तो लेस नेगेटिव होती जाती है, क्लियर, मतलब कम रिलीज होगी। क्या होगी बेटा, कम रिलीज होगी, याद होगी फ्लोराइड्स के लिए। आगे बात समझ में, रीजन विजन बहुत अजीब से है, ठीक है। वाइल द रिवर्स इज ट्रू, लेकिन उल्टा होता है किसके लिए, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडीन के। मतलब वहां जाने पे मोर नेगेटिव होती है, तो फ्लोराइड के लिए जाने पर क्या होती है बेटा, लेस नेगेटिव, और बाकियों के लिए क्या होती है, मोर नेगेटिव। आगे समझ में। और ए गिवन मेटल, कोई भी गिवन मेटल के लिए हमेशा बेटा ध्यान रखना, डेल्टा एच फॉर्मेशन ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। अगर एक लिथियम लूं, लिथियम के फ्लोराइड, लिथियम के क्लोराइड, लिथियम के ब्रोमाइड और लिथियम के, तो हमेशा फ्लोराइड वाले का ज्यादा। इसी तरह से सोडियम लूंगा तो सोडियम में फ्लोराइड का ज्यादा। किसी गिवन मेटल के लिए हमेशा किसका ज्यादा होगा बेटा, फ्लोराइड का ज्यादा होगा, क्लियर है। और बाकी अगर मुझसे पूछा जाए लिथियम के, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, रुबिडियम फ्लोराइड और सीजियम में फ्लोराइड, तो बेटा नीचे जाने पर लेस नेगेटिव होगी, मतलब यहाँ मोर एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन में नीचे वालों का उल्टा होगा। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और ऑलवेज फॉलो, इस ऑर्डर को फॉलो करेंगे, क्योंकि बेटा लेटेस्ट एनर्जी किसकी ज्यादा है, फ्लोराइड की ज्यादा है। लिथियम फ्लोराइड की लेटेस्ट एनर्जी क्या है, ज्यादा। ऑल दीज हैलाइड आर सोल्यूबल इन वाटर, सब पानी में घुलते हैं। द लो सोल्युबिलिटी ऑफ LiF, कि पानी में LiF की सोल्युबिलिटी लो क्यों है, क्योंकि कोवलेंट नहीं है, लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा है इसकी। और LiCl की लो सोल्युबिलिटी का कारण क्या है, कोवलेंट है। ये तो आयनिक है ना LiF तो, और लेटेस्ट एनर्जी बहुत ज्यादा, शुरुआत में तोड़ने के लिए एनर्जी बहुत है चाहिए, due to its high lattice energy where its low solubility of CGMI due to smaller hydration enthalpy। जबकि CGMI का क्या है, ये तो आयनिक है, तो हम कहेंगे आयनिक तो लेटेस्ट एनर्जी कम है लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी भी कम है, कमाई भी नहीं है इसके पास में। तो ये क्वेश्चन पूछता है बेटा यहाँ से ना। अदर हेलाइड्स आर लिथियम आर सोल्यूबल इन एथेनॉल, लिथियम के जो हेलाइड्स है वो पानी कहता है एथेनॉल में क्यों घुल जाते हैं, कोवलेंट है। LiCl, LrBr, Li अपनों में घुलेंगी। साल्ट एंड साल्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड आर दोज इन विच द एसिडिक प्रोटॉन, हमें पता ही है, क्लियर है। तो बेटा देखो कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड हमें पता जरूरत नहीं है। एल्कलाइन मेटल फॉर्म साल्ट विच ऑल द ऑक्सी एसिड, सारे ऑक्सी एसिड से रिएक्शन करते हैं।
They are generally soluble in water, thermally stable. Their carbonate M2CO3 and most case the hydrogen carbonate, clear है, MHCO3 are also highly stable to heat. As the electropositive character increase down the group, the stability of, ये तुम्हें बता रखा है, स्टेबिलिटी बता रखी है, नीचे वालों की जो पोलेनाइन होती है ये क्या होती है बेटा, जो इनकी थर्मल स्टेबिलिटी है बेटा ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा पोलराइजिंग पावर के, क्या भाई, पोलियनाइन के लिए, मोनो के लिए तो लेटेस्ट एनर्जी से देखना है। और आपको पता है लिथियम के बोला क्या होता है बेटा, क्लियर है। तो थर्मल स्टेबिलिटी हमारे मैंने आपको बताया था बेटा, लिथियम कार्बोनेट स्टेबल है, नहीं है। लिथियम सल्फेट भी स्टेबल है, नहीं है। और किस में टूट जाते हैं बेटा, लिथियम ऑक्साइड और CO2 में। ये बताया था कैसे टूटते, क्लियर है। इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज ए सॉलिड। एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम, लिथियम की एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज क्यों है, दो पहली बात तो एक्सेप्शनली स्मॉल साइज ऑफ इट्स एटम, ये पूरे सारे सेकंड पीरियड वालों की दिक्कत है, छोटे साइज के। हाई पोलराइजिंग पावर, as a result their increased covalent character of lithium compound which responsible for their solubility in a organic solvent। आगे बात में lithium show diagonal relation to magnesium which match discuss। अब जो बड़ा पॉइंट इन द डिफरेंस बिटवीन लिथियम और एल्कलाइन मेटल में डिफरेंस क्या क्या है, लिथियम इज मस्ट हार्डर, बहुत हार्ड है, इट्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट आर हायर देन द अदर एल्कलाइन मेटल, कहता मैं बाकी से देखो इससे अलग हूं। दूसरा लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द ऑल एल्कलाइन मेटल। बड़ा लीस्ट रिएक्टिव क्योंकि बड़ा रिएक्टिविटी तो अपन आयनाइजेशन एनर्जी के हिसाब से देखते हैं ना, और आयनाइजेशन एनर्जी तो इसकी कम है, सॉरी ज्यादा है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो शुरुआत में रिएक्शन इसकी स्लो है, रिएक्शन क्या है बेटा स्लो, ऑल ओवर इसका पोटेंशियल वो ज्यादा आ गया तो पानी में आया था, इसलिए सबसे बेस्ट रिडक्शन एजेंट भी हो गया था, खर्चा भी बहुत हुआ फिर भी कमाई इतनी ज्यादा थी कि ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया था। इन कंबंशन इन एयर फॉर्म, अब यही है जो लिथियम ऑक्साइड और लिथियम नाइट्राइड बनाता, बाकी की हिम्मत है, ये कहता मैं इतनी लेटेस्ट एनर्जी रिलीज करूंगा, टेंशन की जरूरत है नहीं है। LiCl इसका मतलब जानते हो, डेलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है, जो पानी को अट्रैक्ट करता है बहुत ज्यादा, हाइड्रेटेड फॉर्म को, डेलिक्विसेंट मतलब जिसको मतलब पानी के प्रति हाइग्रोस्कोपिक मतलब पानी से बहुत अट्रैक्शन है, क्लियर है। एंड क्रिस्टलाइन इज द LiCl2H2O। अगर ये ऐसा रहता तो आपको पता है मैग्नीशियम भी रहेगा, याद रखना लिथियम रहेगा तो नहीं। अब देखो बड़ा ध्यान से, इसका मतलब ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म है, और आपको पता है डिहाइड्रेटेड फॉर्म को पानी में घोलने पे एनर्जी रिलीज होती है, थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, और हाइड्रेटेड फॉर्म को पानी में घोलने ये एब्जॉर्ब होती है ना, तो ये साथ साथ में याद हो जाए कौन है, हमें उन्हीं की याद रखनी है जो अपने एनसीईआरटी में दे रखी है। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखो अपने बार बार उसको याद रखेंगे तो वहां वाली वो टेबल याद हो जाएगी थर्मोकेमिस्ट्री वाली में, कौन से हाइड्रेटेड फॉर्म है कौन से डिहाइड्रेटेड, हम एनसीईआरटी वाले याद करेंगे सिर्फ। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन इन द सॉलिड फॉर्म, में पता है स्टेबल नहीं है, लिथियम कार्बोनेट स्टेबल है नहीं है। लिथियम अनलाइक अदर एल्कलाइन मेटल फॉर्म नो इथाइल एमाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन, ये इथाइन के साथ रिएक्शन करके नहीं करता, क्यों, क्योंकि बेटा इससे H+ इलेक्ट्रॉन देने की इच्छा नहीं होती, तो इसकी आयनेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है ना, तो बाकी सारे के सारे जैसे ये है, क्लियर है। तो लिथियम इथाइल एमाइड इथाइलाइन, क्लियर है, जैसे अपने पास इथाइन है, इसके साथ रिएक्शन करके ये क्या नहीं करता बेटा, H+, इसका हाइड्रोजन रिलीज है, H2 रिलीज है, बाकी सब करते हैं। तो क्वेश्चन आ गया, लिथियम हमने अभी पढ़ा था ये करते हैं, लिथियम नहीं करता, कौन नहीं करता, लिथियम को छोड़ के सब करते हैं, लिथियम को छोड़ के सब, इस जो अपना एल्काइन है इसमें से H2 गैस को क्या करवाते हैं, रिलीज करवाते हैं। लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड गिव लिथियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्रेट क्या देते हैं, लिथियम ऑक्साइड, वेयर अदर एल्कलाइन मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव द करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट, ये तो बेटा लिथियम ऑक्साइड देता है, जबकि इसके जो नाइट्रेट है ये क्या दे रहे हैं बेटा, where the other alkaline nitrates decompose and corresponding नाइट्राइट, NO2 मतलब NO3 क्या दे रहा है बेटा, भाई नाइट्रेट है वो में क्या दे रहा है, नाइट्राइट, क्लियर है। तो बेटा लिथियम के तो ऑक्साइड यानी, लेकिन सोडियम के क्या आ रहा है बेटा, नाइट्राइट NaNO2, ये फर्दर डिकम्पोजिशन होने पे आगे फर्दर रिएक्शन ऑक्साइड बनता है, इसका भी क्या बनता है, लेकिन हमें तो उससे क्या लेना देना, इतने दूर तक चलना है आगे बात में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, ये रिएक्शन है ना, तो हमें इसके तो याद ही ऑक्साइड बनाएगा, तो क्या बनाएगा, ये NO3 है NO2 नाइट्रेट नाइट्रेट, जो इनको इन वर्ड को यहीं पे रखने की कोशिश करो ना, याद हो जाते हैं, नाइट्रेट्स नाइट्राइट, ये कंफ्यूज कर जाते हैं वहां पे एग्जाम में, नाइट्राइट कौन सा था नाइट्रेट कौन सा था, क्लियर है। नेक्स्ट वन LiF एंड Li2 आर कंपैरेटिवली मच लेस सोल्यूबल इन वाटर,
क्यों होते हैं बेटा? इनकी लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से कहते हैं बाकियों से अलग है। इन तरह से हम क्या बाकियों से अलग है। लिथियम, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी, इनके बीच में सिमिलरिटी क्या है लिथियम और मैग्नीशियम में? जो बेटा इनकी एटॉमिक रेडियस में 150 टू 160 है, लेकिन आयनिक रेडियस 72 और 72 नियर बाय सेम आने की कोशिश करते हैं, 76 और 72। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम आर हार्डर। क्या सिमिलरिटी है? दोनों के दोनों क्या हार्ड है, हल्के। अदर एलिमेंट अपने ग्रुप में हल्के हैं बेटा। दूसरे लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, क्योंकि पानी के साथ बट इनकी आयनेशन एनर्जी ज्यादा धीमे रिएक्शन करते हैं। देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर मच लेस सोल्यूबल, क्योंकि लेटिस एनर्जी ज्यादा है। देयर हाइड्रोक्साइड डीकंपोज इन हीटिंग, दोनों के, और बोथ आर नाइट्राइड, दोनों बनाते हैं लिथियम नाइट्राइड और मैग्नीशियम। जैसे लिथियम करता है वैसे मैग्नीशियम करता है, नाइट्राइड ये बनाता है। क्वेश्चन पूछता है कौन कौन करता है, दो ही करेंगे, नीचे वाले की तो औकात नहीं है। The oxide of lithium oxide and magnesium oxide do not combine with the excess oxygen give any super oxide। ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड ही बनाते हैं। The carbonate of lithium and magnesium decompose easily on a heating form the oxide and CO2। हमें पता है इनके बेटा कार्बोनेट कार्बोनेट स्टेबल ही नहीं है। अब देखो बेटा इनके क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसका पेरोक्साइड स्टेबल क्यों नहीं है? जैसे लिथियम है, लिथियम O2, सुपर ऑक्साइड स्टेबल क्यों नहीं है? क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन आता सुपर ऑक्साइड आते बेटा ये पॉलीएटॉमिक हो गया, और पॉलीएटॉमिक में तो लिथियम की स्टेबल ही नहीं है, लेकिन ऑक्साइड इसका ज्यादा स्टेबल है क्योंकि मोनोएटॉमिक है। उसी हिसाब से देख लो ना भाई सुपर ऑक्साइड, और उसको याद रखो ऑक्साइड को रखने के लिए लिथियम छोटी साइज का, वो दो ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर सकता। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूबल इन एथेनॉल, क्योंकि ये अगर मैग्नेट कोवेलेंट दे भी क्या है कोवेलेंट, ये क्या बनाता है LiCl2H2, दो क्या बनाता है MgCl2 6H2। देखो वहां पे याद करवाए थे, यहाँ पे याद हो जाएंगे, क्लियर है? अब इसको पानी में घोलेंगे तो क्या होगा बेटा एक्सो, इनको घोलेंगे तो एंडो। अब इनके कुछ कंपाउंड्स हैं, सोडियम कार्बोनेट जिसे बोलते हैं वॉशिंग सोल्ट, Na2CO3 10H2, मतलब इसको पानी में घोलेंगे तो क्या होगा एंडो, और Na2CO3 को घोलेंगे तो एक्सो। सोडियम कार्बोनेट इज जनरली प्रिपेयर्ड बाय सोलवे प्रोसेस, किससे बनाते हैं इसे बेटा? सोलवे प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस एडवांटेज इज टेकन द लो सोल्युबिलिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बेटा इसमें कुछ नहीं करते, अमोनिया को पानी में डालते हैं। अमोनिया को पानी में डालेंगे तो अमोनिया क्या करेगी? H+ एब्जॉर्ब करेगी और रिएक्शन करके अमोनियम कार्बोनेट जैसा कुछ बनाती है, NH4 2CO3। क्लियर है? ये NH4 2CO3 फिर से पानी और CO2 एक्सेस में रिएक्शन करती है और अमोनियम बाइकार्बोनेट बनाती है। क्या बनाती है? अमोनियम में, देखो पहले क्या याद रखा, अमोनियम कार्बोनेट फिर बाइकार्बोनेट। अब क्या होता है बेटा इसमें हम NaCl डालते हैं। क्या डालते हैं? NaCl। आयन एक्सचेंज होता है, सिर्फ आयन एक्सचेंज तो है NH4Cl। अब ये सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, इसकी सोल्यूबिलिटी NH4Cl से कम है, तो ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। बस ये सोल्यूबल प्रोसेस, कुछ नहीं। अमोनिया में पानी डाला, देखो इसे रिएक्शन में अमोनिया में CO2 की प्रेजेंस में पानी डाला, अमोनियम कार्बोनेट, एक्सेस में हुआ तो बाइकार्बोनेट, फिर NaCl डाला, ये इसकी सोल्यूबिलिटी कम है। सोल्यूबल प्रोसेस में क्यों एडवांटेज क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट कम है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रेसिपिटेट। इस प्रेसिपिटेट को हीट करते हैं और क्या बन जाता है? Na2, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया, क्या बन गया? NO2CO3। अब इस प्रोसेस में सारी अमोनिया वापस रिलीज हो जाती है। सारी अमोनिया क्या हो जाती है? कैसे? कि सर इसमें तो NH4Cl बना था, तो NH4Cl में हम क्या डालते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके अमोनिया, और याद करो अमोनिया पी ब्लॉक में अमोनिया की फॉर्मेशन रिएक्शन तो थी, एसिड बेस रिएक्शन है। तो अब क्वेश्चन आता सोलवे प्रोसेस में हम क्या, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट बनाया तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट के लिए यहाँ क्या आएगा? और इसकी सोल्युबिलिटी बहुत हाई होती है, इसकी सोल्युबिलिटी बहुत है, प्रेसिपिटेट ही नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है क्या सोलवे प्रोसेस में पोटेशियम बाइकार्बोनेट बना सकते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते, क्योंकि पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सोल्युबिलिटी कम है, भाई पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सोल्युबिलिटी ज्यादा है, ये प्रेसिपिटेट होगा। सोल्युबिलिटी ज्यादा है ना बेटा, प्रेसिपिटेट नहीं होगा ना। पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सोल्युबिलिटी ज्यादा है, प्रेसिपिटेट नहीं होगा। नहीं होगा तो अलग कैसे करेंगे? आगे बात समझ। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है, तो ये मत कहना सोडियम कार्बोनेट की सोल्युबिलिटी कम है ना, इसके इसको करवाया था प्रेसिपिटेट। तो क्या हुआ? अमोनिया CO2 पानी मिलाया, सोडियम कार्बोनेट एक्सेस में मिलाया, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaCl डाला, आयन एक्सचेंज, हीट किया, कहानी खत्म। पोटेशियम क्यों नहीं? क्योंकि प्रेसिपिटेट ही नहीं होता। इसको नाम है सोलवे प्रोसेस। क्या नाम है? यहाँ लिखा होगा ना कहीं पर, है ना?
सेकंड लाइन में क्या, ये रहा सोलवे प्रोसेस, याद हो गया सोलवे प्रोसेस। ये यही कहानी सुना रही है जो मैंने बताया कि पोटेशियम वाला क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट इज व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है विच एग्जिस्ट इन डेकाहाइड्रेटेड, 10 रहते हैं इसमें। लिथियम वाले में 2 थे, मैग्नीशियम में 6 थे, इसमें 10 है। क्लियर है। दिस इज आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, वॉशिंग सोडा। इज रेडली सोल्यूबल इन वाटर, पानी में बहुत जल्दी घुलता है। ऑन हीटिंग द डेकाहाइड्रेटेड लूज इट्स वाटर, क्या करता है बेटा, अनक्रिस्टलाइजेशन टू फॉर्म ए मोनोहाइड्रेटेड, क्या बनाता है, मोनोहाइड्रेटेड। और भी गर्म किया तो हमें क्या बनता है, Na2CO3, इसे बोलते हैं सोडा आइस। ये छोटे छोटे नाम है, ये अपने को क्या कहते हैं बाद में खराब करते हैं ना। तो सोडा आइस का फॉर्मूला क्या है, अब सारी केमिस्ट्री पढ़ी थी यही मरवा दिया। क्लियर है, सोडा आइस, ठीक है। तो 10H2O हुआ तो क्या नाम है, डेकाहाइड्रेटेड। उसको बोलेंगे क्या बेटा अपने को, अरे धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। क्लियर है। और Na2CO3 क्या है बेटा, सोडा आइस, ठीक है। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म एल्कलाइन सॉल्यूशन, क्या बनाता है, एल्कलाइन भाई Na2CO3। यूज क्या है बेटा, वाटर सॉफ्टनिंग, अपन जब अभी पढ़ेंगे, वाटर सॉफ्टनिंग में काम आता है। इट यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास, सोप, बोरेक्स, कास्टिक सोडा बनाने में काम आता है। इट यूज इन पेपर पेंट्स, इनके कोई याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड NaCl, क्लियर है। अब जो बड़ा NaCl का क्या है, इट द मोस्ट अबंडेंट सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, क्लियर है, इन सी वाटर। हमें सबसे ज्यादा कहां से मिलता है, सी वाटर से। अब सी वाटर से कैसे मिलता है इसकी बात करते हैं। देखो बेटा, ए बात नहीं, चलो जी। तो जब बात करते हैं इनमें कि अपन इसको सी वाटर से कैसे निकालते हैं, अपन क्या करते हैं, सी वाटर लेते हैं, उसको इवेपोरेट करते हैं, उसे जो मिलता है उसे हम बोलते हैं क्रूड साल्ट। क्या बोलते हैं बेटा, क्रूड सॉल्ट। एक सेकेंड, जो ये क्रूड सॉल्ट हमें मिलता है बेटा, क्लियर है, इसमें अपन क्या करते हैं, फिर थोड़ा सा पानी डालते हैं, मतलब पहले तो बहुत सारा, इसमें बहुत सारे साल्ट होते हैं, फिर हम थोड़ा पानी डालते हैं। थोड़ा पानी डालने से क्या होता है कि जो मोर सोल्यूबल है वही घुलेगा। तो बड़ा मोस्ट ऑफ सोल्यूबल, बहुत सारी चीजें तो इसलिए घुली हुई थी, पानी बहुत सारा था, लेकिन अब हम थोड़ा पानी डालेंगे तो मोस्ट ऑफ चीजें वापस घुलती ही नहीं है। तो वापस घुलते नहीं तो वो तो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी के रूप में बाहर निकल जाएंगी। और अपने को तो NaCl चाहिए, NaCl थोड़े पानी में घुल जाता है, तो NaCl घुल जाता है, लेकिन उसके साथ में कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड भी घुल जाता है। तो हमने क्या किया बेटा, समुद्र में तो बहुत सारे साल्ट होते हैं, पूरे को इवेपोरेट किया, फिर उसमें पानी डालते हैं, थोड़ा सा पानी डालने से जो मोर सोल्यूबल है वही घुलेंगे, इनसॉल्युबल जो ज्यादा पानी में घुलते हैं वो तो बाहर हो जाएंगे। अब उसमें क्या होता है, NaCl के साथ ये भी घुल जाते हैं, लेकिन हमें तो NaCl चाहिए। हम क्या करते हैं, उसमें घुले हुए में ड्राई HCl डालते हैं। ड्राई HCl डालने से Cl माइनस का अमाउंट बढ़ेगा, तो आपको जो KSP है बेटा वो NaCl की सबसे कम होती है। NaCl की KSP क्या होती है, सबसे कम, सोल्युबिलिटी सबसे कम होती है। तो NaCl तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रेसिपिटेट, क्या हो जाएगा, प्रेसिपिटेट। और ये दोनों क्या रह जाएंगे बेटा, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, पानी में घुले रह जाएंगे, क्या रह जाएंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, NaCl, क्या मिल जाएगा, NaCl। समुद्र के पानी से NaCl निकालने का तरीका है, हमारी भाषा में याद रह जाएगा ये, उधार ले से। हाँ लिख रखा है, छोड़ तो फिर। तो बेटा यही कहानी सुना रखी है इसने, मैंने जो बताई है, ठीक है। यूज आपको पता है किसमें यूज करना है बेटा इसको, खाने के साल्ट में। बाकी है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं, कास्टिक सोडा, क्लियर है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज जनरली प्रिपेयर्ड कमर्शियली बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम इलेक्ट्रोलाइट इन ए, ये सेल आपने पढ़ रखा है कि कुछ नहीं बेटा, इस सेल में आपके पास है, ये है, यहाँ पे हम ब्राइन वाटर मतलब NaCl लेते हैं, यहाँ पे ब्राइन वाटर का मतलब यही होता है, ठीक है। यहाँ पे मरकरी का कैथोड लगाते हैं, किसका लगाते हैं, Hg का। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाया था, NaCl में से एनोड पे कौन जाएगा, Cl माइनस, तो Cl माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl2 में। अपने तो ऐसा पढ़ा था 2Cl माइनस Cl2 प्लस से 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे पानी भी है और H2 भी है, और हमें पता है पानी जाता है, लेकिन मरकरी के में कौन जाएगा, Na जाएगा, और क्या बनेगा, सोडियम अमलगम। ये हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ लिया था, बस उसका नाम क्या है, कास्टलर केलर सेल, केल्नर सेल। अब हम क्या करते हैं बेटा, जो सोडियम अमलगम मिलता है उसमें पानी डालते हैं और क्या मिल जाता है, NaOH। आगे बात समझ में, सोडियम NaOH नहीं बनती, पर बड़ा पंगा पता है क्या है, सॉल्यूशन में H2 जाता है ना, सोडियम हमें हमें बाहर नहीं मिल रहा ना, पानी से बाहर निकालना है, हमें पानी से क्या करना है, बाहर निकालना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ए व्हाइट ट्रांसकुलेट सॉलिड, क्लियर है। इट मेल्ट 591
इट रेडली सोल्यूबल इन वाटर, पानी बहुत जल्दी घुलता है, इसे कोई मतलब नहीं है, इन चीजों में कोई मतलब है। रिएक्ट विद CO2, अब देखो बेटा इसकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना सॉल्यूशन, ये क्या करता है बेटा, इसकी सरफेस बाहर CO2 होता है, CO2 कैसी होती है, एसिडिक, और NaOH क्या होता है बेटा, एक तरह का बेस, और आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, अपने आप एटमॉस्फेयर की CO2 को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो मोल कंसेप्ट में NaOH को अपन यूज करते हैं। इसका यूज क्या है बेटा, मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, पेपर वेपर, ये पढ़ लेना खुद से, कोई काम की चीज नहीं है। नेक्स्ट में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे बोलते हैं बेकिंग सोडा, क्या बोलते हैं, खाने का सोडा, पीने का सोडा, कास्टिक सोडा, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नोन एज बेकिंग सोडा बिकॉज इट डिकम्पोज ऑन ए हीटिंग टू जनरेट बबल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर है। और इसको हम किस में यूज करते हैं बेटा, केक वेक तो होता है जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है, तो ये डाल देते हैं इसके अंदर, क्या हो जाता है, अंदर CO2 आ जाती है, क्या आ जाती है बेटा, CO2। बोलो कोई दिक्कत है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज मेड बाय सैचुरेटिंग सॉल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट में पानी डाल H2 CO2 डालने में सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। याद करो जो सोलवे प्रोसेस था उसमें भी तो यही किया था, पहले अमोनियम कार्बोनेट बना था और H2 CO2 डालने पे अमोनियम बाइकार्बोनेट, और सोलवे प्रोसेस में यही बना था। मत करो हीट, ये रह जाएगा। अगर आपके पास ये है तो फिर इसमें H2 CO2 डाल के फिर बना लो, क्लियर है। नेक्स्ट वन है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, तो ये तुम पढ़ लेना क्या काम आता है, ये तुम्हें पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है, ग्रुप सेकंड पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आसान सा था, हाँ जी डाउट बताते हैं।